तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से अपना लेखा शास्त्र। किस क्लास के लिए? तो क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज क्या है कि इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बार बार मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ये लेखांकन जो है इसका विकास यानी इसका जन्म कैसे हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। फ्रांसिस्कन ऑफ लूकस पेसियोली, जिनको लूकस पेसियोली भी बोला जाता है, उन्होंने इसका जो है शुरुआत किया था, इसका जन्म दिया था। लेखांकन की बात हो, पुस्तपालन की बात हो, दोहरा लेखा प्रणाली की बात हो, जिसकी भी बात होगा लेखांकन से रिलेटेड, इन्होंने ही उसका जन्म दिया था। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। आज हम लोग जो है क्लास 11th की वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं और आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको रिवीजन चाहिए और रिवीजन के लिए वन शॉट से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज से हम लोग जो है वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर आज के दिन आपको पढ़ाया जाएगा केवल एक वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, मजेदार तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए और हर चीजों को समझते चलिए और पूरा का पूरा अपने हाफ ईयरली के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए आप जो है ये चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। हम लोग चैप्टर को, भले ही ये वन शॉट है, आपके जो है कई दिन की पढ़ाई एक वीडियो में आपको मिलने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके टॉपिक्स छोड़ दिए जाएंगे, आपके टॉपिक्स आपसे निकल जाएंगे या बहुत ही छोटे वे में आपको पढ़ाएगा। नहीं, पूरी तरह से डीप नॉलेज इस भी वीडियो में आपको मिलेगा अच्छे तरीके से। इसलिए आपको वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से A to Z देखना है, समझना है, पढ़ना है और पूरा अपने एग्जाम के लिए जो है रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से अपना लेखा शास्त्र। किस क्लास के लिए? तो क्लास 11th के लिए। ठीक है, जो भी कक्षा 11 के बच्चे हैं उनके लिए भी वन शॉट सीरीज शुरू हो रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? तो आज की क्लास में हम लोग के जो है कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? तो पहला पूरा का पूरा चैप्टर, उसमें क्या क्या मिलने वाला है? तो देखिए, उसमें आपको मिलने वाला है लेखांकन का विकास, अर्थ, परिभाषा, तत्व और विशेषताएं। जो भी लेखांकन से रिलेटेड वो सारी चीजें, क्या क्या लेखांकन का कैसे विकास हुआ, लेखांकन का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका तत्व और विशेषताएं, ये सारी बातों को देखना है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है? पुस्तपालन का अर्थ, परिभाषा, तत्व, लेखांकन का अर्थ। उसके साथ साथ आपको पुस्तपालन का जो है अर्थ समझना है, तत्व समझना है, यानी पुस्तपालन क्या होता है, उसका परिभाषा और उसकी विशेषताएं, तत्व यानी विशेषताएं समझना है। और साथ ही साथ फिर से लेखांकन का अर्थ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पुस्तपालन, लेखांकन और लेखांकन में अंतर समझना होता है, इसलिए आपको क्या है, फिर से लेखांकन के बारे में उसका अर्थ यहाँ पे एक बार रिवाइज कराया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, हम लोग को देखना है कि लेखा कर्म का अर्थ देखना है, पुस्तपालन का और लेखांकन, इन सब के अंतर हम लोग के समझने हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में? लेखा कर्म का अर्थ समझने के बाद पुस्तपालन, लेखांकन तथा लेखा कर्म में हम लोग को अंतर समझना है। ठीक बात, क्लियर है? तो हम लोगों को ये तीनों के बारे में अच्छे तरीके जानना है, क्योंकि अक्सर ये तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, एक जैसे उसके डेफिनेशन समझ में आता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि कहां से क्या शुरू होता है, कहां पे क्या खत्म होता है और किसके अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को समझना है। फिर इसके बाद क्या देखना है? फिर इसके बाद लेखांकन की भूमिका देखना है, सीमा देखना और महत्व देखना है। फिर उसके बाद हम लोग लेखांकन को समझेंगे कि लेखांकन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी भूमिका क्या है, कौन कौन उसके अंतर्गत जो है लाभ उठाता है, उसका सेवा लेता है, उसका जो है फायदा उठाता है। सीमाएं देखना है, लेखांकन कहां पे जाके कमजोर हो जाता है, कहां पे उसका जो है वर्क नहीं कर पाता वो अच्छे तरीके। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस या महत्व देखना है, यानी लेखांकन किस लिए जरूरी है, लेखांकन से क्या क्या चीजें होना है, ये सारी चीजों को देखना है। तो इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज क्या है कि इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बार बार मिलेंगे। इसलिए अगर हम आपको एक ही जैसे शब्द को एक बार समझा दें, बाकी वो अगली जगह पे दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझा रहेगा, वही बात वहां पे भी लिख देना है। ठीक है, एक ही जैसे शब्द है ना बात, एक दूसरे के परिभाषी जैसे शब्द आपको बार बार मिलेंगे। एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद सारी चीजें आपको समझ में आ जाने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग का शुरुआत हो रहा है। और ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है, जिसका नाम है लेखांकन एक परिचय। यानी इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा लेखांकन के बारे में समझना है, अच्छे तरीके से जानना है। ठीक बात, तो सभी लोग हो गए हैं तैयार? तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करते हैं, टॉपिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई, अगर हमें लेखांकन पढ़ना है, हमें ये जानना है, तो हमारे दिमाग में ये आएगा ना कि आखिर में ये लेखांकन का जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, है कि नहीं बात? तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ये लेखांकन जो है इसका विकास यानी इसका जन्म कैसे हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। क्या शुरू से ही अकाउंटिंग जैसा है वैसा मौजूद था, हमेशा से ही इस तरह का अकाउंटिंग चल रहा है, हमेशा ये सारी बातें थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत किया है फ्रांसिस्कन ऑफ लूकस पेसियोली। ठीक है, क्या क्या नाम है? पेसियोली। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझिएगा। तो फ्रांसिस्कन ऑफ लूकस पेसियोली, जिनको लूकस पेसियोली भी बोला जाता है, उन्होंने इसका जो है शुरुआत किया था, इसका जन्म दिया था। कब? तो इनको इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है, उन्होंने उनको जो है पुस्तपालन का बोल लीजिए प्रारंभकर्ता कहा जाता है। प्रारंभकर्ता का मतलब एक तरह से ये लेखांकन के जनक है, पुस्तपालन के जनक है, यही जो है लेखांकन की शुरुआत किए थे। ठीक है, लेखांकन की बात हो, पुस्तपालन की बात हो, दोहरा लेखा प्रणाली की बात हो, जिसकी भी बात होगा लेखांकन से रिलेटेड, इन्होंने ही उसका जन्म दिया था।
है ना बात। जैसे देखिए कंप्यूटर आज के समय में बहुत व्यापक है, बहुत चीज उसके अंदर बन गया, लेकिन जब भी कंप्यूटर के जनक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज याद आता है ना। क्या उन्होंने एकदम हूबहू ऐसा कंप्यूटर बनाया था? नहीं, उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो अलग था, ठीक है, उसमें बहुत सी चीजें डेवलप हुआ तब जाके आज ऐसा हुआ। उसी तरह फ्रांसिस्कन ऑफ लूकास पेसोले ने लेखांकन का जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सी चीजें जुड़ते चली गई और लेखांकन आज का स्वरूप बन के सामने आया, है ना बात। लेकिन जन्मकर्ता उसी को माना जाता है जिसने शुरुआत किया। तो फ्रांसिस्कन ऑफ लूकास पेसोले, जिसे केवल लूकास पेसोले भी आप बोल सकते हैं, उन्होंने इसका जन्म दिया था और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें लेखा प्रणाली का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले लेखांकन की प्रणाली का प्रतिपादक भी कहा था और इनके द्वारा दी गई लेखा प्रणाली कौन सी प्रणाली है? दोहरा लेखा प्रणाली। इनके द्वारा जो प्रणाली दिया गया वो प्रणाली का नाम क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली के भी ये जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक बात। कैसे दिया था? तो 1494 सन 1494 में इन्होंने इटली में, ठीक है, ये इटली के निवासी थे, ठीक है, और इटली में, इटली क्योंकि देश है तो उसके अंदर एक सिटी है जिसका नाम है वेनिस, ठीक है। तो वेनिस नगर में, इटली के वेनिस नगर में ये रहते थे, वहीं के निवासी थे और वहां पर उन्होंने एक किताब लिखा था। कौन सा किताब लिखा था? तो इन्होंने वहां पर एक किताब लिखा था जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, ठीक है। क्या किताब था? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, जो इटालियन भाषा में थी। उन्होंने एक किताब लिखा था और इस किताब के अंदर उन्होंने, देखिए उसका इंग्लिश में भी यहाँ पे नाम दिया, उसी किताब के अंदर इन्होंने क्या किया था? पुस्तपालन, उस समय का जो लेखांकन पद्धति था, उस समय एजेंसी बुक कीपिंग चलता था जो अनसाइंटिफिक था, मतलब इधर उधर काम उसमें हो जाते थे, बस इसी तरह लेखांकन चल रहा था। तो उन्होंने उस विधि को समझते हुए, आज मतलब व्यवसाय के जरूरत को समझते हुए, सारी चीज को जानते हुए उन्होंने एक लेखांकन की पद्धति बनाया जो दोहरा लेखा प्रणाली बना, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया था, इस किताब के अंदर एक चैप्टर में उसका उल्लेख किया था, ठीक है, जिसे पुस्तपालन के संबंध में प्रथम पुस्तक माना गया है। इसे पुस्तपालन के संबंध में प्रथम पुस्तक माना गया, लेकिन जानते क्या सबसे बेहतरीन बात इसका यह है कि यह किताब अकाउंटिंग का था ही नहीं। यह किताब किस चीज का था? तो यह किताब जो था, यह किताब था मैथ का, ठीक है। किसका था? मैथ्स का। क्यों भाई, क्यों मैथ्स का था? तो देखिए पहले कोई कॉमर्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है। आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट चलते थे और उसके साथ साथ आपके साइंस के सारे सब्जेक्ट चलते थे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट थे, तो जाहिर सी बात है जो भी व्यक्ति होगा या तो मैथ्स पढ़ा रहता था या साइंस या तो आर्ट्स, इसी के स्टूडेंट्स होते थे, यही पढ़ा रहता था, उसी का अनुभव ही होता था। तो ये भी मैथमेटिशियन थे। और अकाउंटिंग में क्योंकि लेखांकन जब होता है तो हिसाब किताब की बातें होती, तो हिसाब किताब का काम भी मैथ्स के अंदर ही आता था। तो ये गणितज्ञ होते हुए भी इन्होंने लेखांकन की पहली किताब लिख दिया, ठीक है। हालांकि ये किताब तो मैथ्स का, लेकिन इसके एक चैप्टर में लेखांकन के जिक्र थे, इसीलिए इसे लेखांकन की भी पहली पुस्तक माना जाता है और इसी पुस्तक से लेखांकन का जन्म माना जाता है, ठीक है। तो ये मैथ्स की किताब थी, बात समझ में आया। वास्तव में देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वास्तव में यह गणित की पुस्तक थी और इसके एक भाग में उस समय के लेखांकन की एक विधि का वर्णन किया गया था, ठीक है। एक भाग मतलब इसका एक चैप्टर था, एक यूनिट था जिसके अंदर लेखांकन के बारे में जिक्र था। और क्या था? पेसियोली की छपी हुई पुस्तक के बहुत पहले से दोहरा लेखा प्रणाली बिखरे हुए रूप में थी। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जब बनाया तभी से लेखांकन रहा, उससे पहले भी दोहरा लेखा प्रणाली का टुकड़ा टुकड़ा कहीं कहीं चलता था, जो एजेंसी बुक कीपिंग के तौर पे लोग इस्तेमाल करते थे, है ना बात। लेकिन वो परफेक्ट नहीं था, 100% सही नहीं था, टुकड़ा टुकड़ा रूप था। वही सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए इन्होंने एक रूप दिया, उसे जो है बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से लिखा इस किताब में, ठीक है। तो लेखापालन की इटालियन प्रणाली प्रकट होने से पूर्व इंग्लैंड में लेखापालन की जो प्रणाली थी उसे एजेंसी बुक कीपिंग कहा जाता था। समझिए, इससे पहले जो भी प्रणाली थी उसे क्या कहा जाता था? एजेंसी बुक कीपिंग कहा जाता। ये बात हमने बताया ना, इससे पहले भी लेखांकन चलता था, क्योंकि व्यवसाय की स्थापना, देखिए व्यवसाय का जन्म माना जाता है कि 12वीं सदी में हुआ, ठीक है। तो जब 12वीं सदी में व्यवसाय का जन्म हुआ और ये किताब आया आपका 1494 में, तो क्या इतने वर्षों तक क्या कोई लेखांकन नहीं हो रहा था? सारी चीजें मुंह जबानी थी? ऐसा नहीं है, उस समय भी लेखांकन हो रहा था। लोग अपना लाभ हानि निकालने की कोशिश करते थे, तरह तरह से विधि का प्रयोग करते थे। लेकिन 1494 में वर्तमान लेखांकन की नींव पड़ी, है ना बात। पहला ईटा रखा गया, आज के लेखांकन का जो मकान खड़ा दिख रहा है उसका पहला ईटा रखा गया, है ना बात। तो इस तरह से उस व्यक्ति का नाम था जिसने उसने उसकी नींव रखी, उसका नाम था लूकास पेसोली। 1494 में किताब रखा, किताब का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज। कौन सी किताब थी? तो गणित की पुस्तक थी। इसके एक भाग में लेखांकन का जन्म था, ठीक है। तो ये हमारा लेखांकन का उदय हुआ, जन्म हुआ इस तरह से, ठीक बात। इसके बाद बात किया जाए तो इसके बाद अगर हम लोग लेखांकन का जन्म समझ लिए तो अब समझते हैं कि आखिर में लेखांकन का अर्थ क्या, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं भाई, कि लेखांकन का अर्थ क्या, लेखांकन क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में समझिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेखांकन जो है सिंपल वे में देखिए तो इसको इंग्लिश में अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग जो है दो शब्द से मिलकर के बना है, या फिर इसको संधि विच्छेद किया जाए, तोड़ा जाए तो कैसे बनेगा भाई? ये बनेगा अकाउंट और प्लस आईएनजी, और जहां भी आईएनजी होता है इसका मतलब वो काम हो रहा है, ठीक है। जो भी क्रिया होता रहता है उसके लिए आईएनजी वर्ड यूज होता है,
ये बात आपको है। जैसे साइकिल है, उसमें आईएनजी जोड़ दे, साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, है ना बात बात समझ रहे हैं। बैट बैट है, उसमें जो है आईएनजी जोड़ दिया, बैटिंग यानी बैट से खेलना, बैटिंग करना। बात क्लियर है। तो जब भी आईएनजी होता है इसका मतलब वो चीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अकाउंट्स के साथ आईएनजी लगा है, यानी अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल वे में अभी अकाउंट्स का समझिएगा। नॉर्मल वे में अकाउंट का मतलब समझिए कि हिसाब किताब रखना, एकदम आसान शब्दों में बात करें, खाते तैयार करना, हिसाब किताब रखना, जो चीजें हुआ उसके बारे में लिखना, ठीक है। तो वो होता है अकाउंट्स। जब खाते तैयार होकर के जो है रखा जाता है उसको अकाउंट्स कहते हैं, हिसाब किताब रखा जाता है उसको अकाउंट कहते हैं। तो हिसाब किताब को जब अकाउंट कहते हैं उसमें आईएनजी रखा है, इसका मतलब क्या है, हिसाब किताब करना। आप समझे, लेखांकन की पुस्तकों में लेखा करना, यही हो गया लेखांकन। ये सिंपल वे में इसका मतलब हो गया, ठीक बात। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अपने व्यावसायिक सौदों को लिखेंगे वही क्रिया क्या होगा, वही क्रिया लेखांकन कहलाएगा। ये इसका सबसे आसान सबसे सरल शब्दों में इसका मतलब हो गया। और यही चीज यहां पे लिखा है थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में। क्या लिखा है, तो लेखांकन का अर्थ हम लोग देखते हैं तो लिखा है वित्तीय प्रकृति के। वित्तीय प्रकृति का सेंस क्या होता है कि ऐसा कोई भी, ठीक है। और वित्तीय प्रकृति क्या बोला है, वित्तीय प्रकृति का व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है सौदे, ठीक है। व्यवहार का मतलब क्या होता है, सौदे। बात समझ में आया। तो बोला है वित्तीय प्रकृति के व्यवहार यानी वित्तीय प्रकृति के सौदे। तो वित्तीय प्रकृति का सेंस क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो मुद्रा में व्यक्त हो, ठीक है, जो मुद्रा में व्यक्त हो, या फिर बोल सके जिस चीज से मुद्रा पर प्रभाव पड़े। आप समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर यूट्यूब पे ये वीडियो फ्री में आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये वित्तीय प्रकृति का काम नहीं हुआ क्योंकि ये फ्री में आ रही है ना बात। लेकिन अगर आप जो है ऐप पर आते हैं और कोर्स लेते हैं तो वो क्या है, वो आप जो है कोर्स जब लेते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, वो जो लेन देन हुआ, क्या हुआ, वो वित्तीय प्रकृति का। जिस चीज में मुद्रा पे इफेक्ट पड़ता है, या तो अभी मिले या तो बाद में मिले, मुद्रा पे फर्क पड़ा। बात समझे। जो चीजें आपका जो है ऐसा है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, वही होता है वित्तीय प्रकृति के, ठीक है। तो जो व्यवहार होते हैं, जो लेन देन होता है, जो सौदे होते हैं, जो घटनाएं होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक आर्थिक रूप से यानी आर्थिक प्रकृति, वित्तीय प्रकृति जिसमें मुद्रा पे व्यक्त किया जाए, मुद्रा पे प्रभाव पड़े। एक होता है जो है गैर वित्तीय प्रकृति यानी जिसमें मुद्रा पे प्रभाव नहीं पड़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा हुआ कि हमने जो है, हमने क्या किया है, हमने कर्मचारियों की भर्ती किया है। अब बताइए वित्तीय प्रकृति का हुआ, जब कर्मचारी की भर्ती हुआ है तो भर्ती होना जो है हमारा वो घटना है, घटा है, वो अभी वित्तीय प्रकृति का नहीं है, क्योंकि भर्ती करने के लिए जो भी खर्च हुए हैं वो वित्तीय प्रकृति है। लेकिन भर्ती उसे ले लिया गया अपने यहाँ काम कराने के लिए, वो वित्तीय प्रकृति नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति को सैलरी दिया जाएगा, जब वेतन दिया जाएगा, तो वो वित्तीय प्रकृति का होगा। समझे बात। ऐसी कोई भी घटना है, जैसे कर्मचारियों की संख्या केवल है, तो वो वित्तीय प्रकृति का होगा नहीं, है ना बात। अच्छा, इससे भी आसान समझ लीजिए, सबसे आसान समझ लीजिए कि आप देखिए कोई कर्मचारी काम करता है, वो काम करके थक रहा है, मेहनत है, कर रहा है, थक रहा है, हार रहा है, हताश हो रहा है, ठीक है। कभी कभी उसको जो है समस्याएं भी होती हैं, बीमार पड़ता है, ये सारी चीजें बढ़ता है। तो जो बीमारी है, जो कष्ट झेल रहा है, उसे आप मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। वो क्या वित्तीय प्रकृति का होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि वो मुद्रा में व्यक्त नहीं हो सकता, उससे मुद्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक बात। तो जिस चीज को हम लोग मुद्रा पे व्यक्त नहीं कर सकते हैं वही हमारा वो वित्तीय प्रकृति नहीं होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति को चोट लगता है और उसको चोट में मरहम पट्टी होता है, तो उसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो वित्तीय प्रकृति की घटना होगा, वो सौदा होगा, वो व्यवहार होगा, है ना बात। तो यही आपको समझना है। तो हमें जो लेखांकन में हम लोग जो यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं, लिखना। हम लोग लेखांकन में हर चीज को नहीं लिखते, जो भी मुद्रा में फर्क पड़ा देता है, जो भी मुद्रा में व्यक्त हो सकता है, बस उसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने की ऐसी विधि से है जिसके आधार पर क्या होता है, जिसके आधार पर उन व्यवहारों की पहचान, ठीक है। जब हम लोग लेखांकन में लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं कि सौदे की पहचान हो सके। पहचान का मतलब यही कि किस प्रकार का सौदा है, वित्तीय है कि गैर वित्तीय। जाहिर सी बात है लेखांकन में तो वित्तीय है, ठीक है। पहचान हो सके, मापन हो सके, यानी वो कितने का सौदा है, कितने रुपए का है, कितने किलोग्राम है, कितने जो है लीटर है, जिस प्रकार की भी जो चीजें, जो भी मापन की जो भी यूनिट है उसमें उसका मापन हो सके। और मापन होने के बाद फिर संप्रेषण। फिर उसके बाद जब भी हम लेखांकन करते हो तो ऐसा नहीं कि लेखांकन करके अपने पास रख लिए इसके लिए लेखांकन करते हैं, नहीं। लेखांकन होने के बाद वो चीज संप्रेषित होता है, यानी वो दूसरों को दिया जाता है, संदेश वाहन के जरिए दूसरों को पहुंचाया जाता है। जैसे लाभ हानि की जानकारी मालिक को दिया जाता है, वित्तीय प्रकृति जो है वित्तीय स्थिति की जानकारी मालिक को दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर यानी विनियोगकर्ताओं को जो है जानकारी दिया जाता है। ये सारी जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, कर्मचारियों को जानकारी दिया जाता है, क्योंकि लेखांकन हुआ है तो उसके बारे में जानकारी सबको देना पड़ेगा ना। ये कि नहीं कि अकाउंटेंट लिख करके अपने पास दबा लिया, ऐसा थोड़ी ना हुआ। वो लेखांकन करे तो बहुत लोगों के लिए कर रहा है ना बात। तो वो जानकारी लोगों को दिया जाता है, तो इसी जानकारी देने को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण किया जा सकता है, ठीक है। किसके लिए, तो उन
व्यक्तियों को किया जा सके। ये सारी चीजें, व्यवहारों की पहचान हो, व्यवहार का मापन हो, और उसके बाद उस व्यवहारों का संप्रेषण हो, किसको? उन व्यक्तियों को किया जा सके जो उसकी व्याख्या एवं संक्षिप्तीकरण कर उसके परिणाम जानना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जो क्या करें, जो उस सारी चीजों की व्याख्या को समझें, उसको संक्षिप्त करें, सारांश बनाएं, और उसके बाद उसका परिणाम समझें। जैसे एक विनियोगकर्ता यानी पैसा लगाता जो है लाभ की आशा से, उसे विनियोगकर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हम क्या है, हम विनियोजक हैं, विनियोगकर्ता है। ठीक है, हम पैसा क्यों लगाएं? क्योंकि हमें उससे लाभ की आशा है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति को लाभ की आशा होता है वो विनियोग करता है। तो कोई भी विनियोग करता है पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस व्यवसाय के बारे में अच्छे तरीके से समझता है कि ये लाभ हमें देगा कि नहीं देगा, है ना बात। तो ये कैसे पता चलता है? उसके लेखांकन को देख करके। लेखांकन उसे कैसे पता चलता है? जो अकाउंटेंट होता है वो संदेशवाहन के जरिए सब तक लेखांकन पहुंचाया हुआ है, तभी पता चलता है। तो जब संप्रेषण के जरिए, यानी जो संदेश वाहन है, संप्रेषण उसके जरिए हमें लेखांकन मिला है, हम विनियोग करता है, हम उस लेखांकन का लेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे, उसका संक्षिप्तीकरण करेंगे, सारांश बनाएंगे, और उसके साथ उसका परिणाम निकालेंगे कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छा है कि खराब है। अगर अच्छा है तो हम उसमें पैसा लगाएंगे लाभ कमाने के लिए, और अगर खराब है तो हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया? तो यही है हमारा, इसी को कहते हैं हम लोग लेखांकन। ये सिंपल से वे में इसका जो है परिभाषा हो गया। ठीक बात, एकदम परफेक्ट परिभाषा, याद कर लेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग कहें तो नेक्स्ट बात, कार्टर ने जो है, एक विद्वान है, उन्होंने कैसे बताया, परिभाषा दिया है। कार्टर ने जो है इसका परिभाषा दिया, किसका? लेखांकन का। किस तरह से दिया? तो उन्होंने भी कैसे बताया, तो देखिए, लेखांकन ऐसे समस्त व्यावसायिक व्यवहारों को जिनका परिणाम द्रव्य अथवा द्रव्य के मूल्य का हस्तांतरण हो। अब ये क्या है, द्रव्य क्या होता है? तो देखिए, साइंस में द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। साइंस जो है, साइंस में द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। लेकिन अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में द्रव्य का मतलब होता है मुद्रा। एक ही शब्दों के कई मतलब निकलते हैं, उनके एस्पेक्ट के आधार पर, उनके जो है पक्ष के आधार पर, कि किस पक्ष में उनका प्रयोग किया जा रहा है ना बात। जैसे द्रव्य, देखिए, द्रव्य जो है पदार्थ भी होता है, और द्रव्य जो है मुद्रा भी होता है। कॉमर्स में मुद्रा हो गया और साइंस में ये पदार्थ हो गया, है ना बात। इसी तरह अपने एक शब्द के कई मतलब होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश का एक वर्ड सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं काइट, KIT। काइट का मतलब पतंग भी होता है, और काइट का मतलब क्या होता है, आपका जो है चील होता है, एक पक्षी, वो भी होता है ना बात। इसी तरह आपने जो है हिंदी में वर्ड सुना है पतंग। अब पतंग का मतलब जो है जो उड़ाते हैं हम लोग, है ना बात, वो भी पतंग होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपका पतंग जो है सूर्य को भी कहते हैं। तो जैसे शब्द होते हैं वो कहां पे प्रयोग हो रहे हैं, उस हिसाब से उनके अर्थ निकलते हैं, है ना बात। तो यहां पर जो द्रव्य बोल रहे हैं ये कार्टर, ये द्रव्य का मतलब क्या है, इस द्रव्य का मतलब मुद्रा है। तो इन्होंने क्या समझा है, इन्होंने समझाया है कि लेखांकन ऐसे समस्त व्यावसायिक व्यवहारों को, यानी वो सारे के सारे जो व्यावसायिक व्यवहार हैं उन्हीं को लिखने की बात करता है, जिनका परिणाम यानी जिनका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, वो या तो मुद्रा हो, यानी डायरेक्ट जो है मुद्रा के रूप में हो, या तो द्रव्य के यानी मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण हो। कभी कभी क्या होता है, सौदे बिना पैसा दिए भी हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने किसी को कुछ दिया, उसके बदले कुछ ले लिया, समझे बात। तो वहां पर द्रव्य का हस्तांतरण, द्रव्य नहीं मिला बल्कि द्रव्य के मूल्य का हस्तांतरण हुआ। ठीक है, हमने कहीं 500 रुपए के बराबर जो है कोई वस्तु बेच दिया, तो उससे 500 रुपए के बराबर कुछ सेवा ले लिया, है ना बात। ऐसा भी होता है। बात क्लियर है, समझ में आया। तो यही बोल रहा है कि द्रव्य के मूल्य का हस्तांतरण या तो डायरेक्ट पैसा का हस्तांतरण या तो उसके मूल्य का हस्तांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात हो। लेखा, ठीक है, लेखा पुस्तकों में सही ढंग से लिखने की कला एवं विज्ञान है। यही बता रहा है कि उन्होंने, कि कार्टर ने बोला कि जो व्यवहार होते हैं उन्हीं को लेखा पुस्तकों में सही ढंग से, सही ढंग से लिखने का मतलब क्या होता है कि भाई अपना ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने लेखांकन करना है तो हम लेकर के जो भी जैसे मन वैसे लिख दें, नहीं। उसके लिए उचित नियम कानून बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं। उन सभी सिद्धांतों, नियमों, कानून का प्रयोग करते हुए हमें लेखांकन में लिखना है। और इसीलिए लिखने की क्या है, तो लिखने की बोला है इन्होंने दो शब्द, लिखने की कला है और लिखने की विज्ञान है। तो एक बहुत ही बेहतरीन बात आप समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्स, और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आम बोलचाल में नॉर्मली लोगों के दिमाग में कॉमर्स बैठा है, किस तरह से, किस रूप में बैठा है, सबको पता है, सभी बच्चे बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, सभी के द्वारा आपने ये सुना होगा कि साइंस जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसका जो है उसे नंबर 1 स्थान पे रखा जाता है ना बात, आपको भी पता होगा। अब ऐसे तो हम किसी सब्जेक्ट को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं बोलते हैं, लेकिन एक जनरली लोगों में विचारधारा बना हुआ है, इस हिसाब से सोचिए। ठीक है, और उसी तरह आप जानते हैं कि जो आर्ट्स जो है वो क्या है, वो माना जाता है कि यार एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसे जो है सबसे लो रखा जाता है, यानी तीसरे नंबर पर रखा जाता है।
लेकिन हम बार बार बोले ये मेरा नहीं है, ये लोगों की विचारधारा है, आप भी जानते होंगे, आपको भी ये चीज सुनने को अक्सर मिलता होगा। साइंस ले लिया तो भाई वाह 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 क्या हो जाता है, कितना बढ़िया बात है, और आर्ट्स ले लिया तो लगता है कि यार क्या सब्जेक्ट चूज कर लिया, ऐसा लोग समझते हैं। और जो कॉमर्स है इन दोनों के बीच में आ जाता है भाई, कॉमर्स जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है कि भाई ये जो है साइंस से जो है इसको नीचे रखा जाता है, लेकिन आर्ट्स से इसको ऊपर रखा जाता है, इस तरह के है ना बात। कॉमर्स बीचों बीच आता है। तो कॉमर्स जब बीचों बीच आ जाता है, याद रखिएगा कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के अंदर जो जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो इसी तरह का भी है। यानी कॉमर्स जो है वो क्या है, कॉमर्स जो है आपका विज्ञान भी है और कॉमर्स जो है वो कला भी है। इसीलिए कॉमर्स के अंदर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, लेखांकन पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेखांकन क्या है, लेखांकन भी आपको कला भी दिख रहा है, विज्ञान भी दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में आप जाहिर सी बात है अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे के बीच में बैठेंगे तो आपके अंदर जो गुण बनेगा ना वो अच्छा बुरा दोनों का मिला जुला गुण मिलेगा, है ना बात। आप अच्छे भी होंगे, आप बुरे भी होंगे। संगति का प्रभाव, कॉमर्स को भी संगति का प्रभाव होता है। इसके अंदर साइंस के भी गुण है, इसके अंदर कला का भी गुण है। बात समझ में आया। इस तरह से आपको अब साइंस क्या होता है, तो साइंस समझिएगा कोई भी चीज साइंस तब कहलाता है जब उसके अंदर सिद्धांतों का प्रयोग होने लगे, है ना बात। जब किसी भी चीज के अंदर सिद्धांत का प्रयोग होने लगता है, नियम कानून का प्रयोग होने लगता है, तो वो हो जाता है साइंस। ठीक बात। तो इसीलिए कॉमर्स जो है, अकाउंट्स जो है आपका, अभी अकाउंटिंग की बात हो रहा है, लेखांकन, लेखांकन जो है वो क्या है, विज्ञान है, क्योंकि इसमें अपने क्या है, अपने कुछ निश्चित सिद्धांत और नियम लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ निश्चित सिद्धांत और नियम लगते हैं। बात समझ में आ गया। इसलिए क्या है, ये आपका साइंस है। अब कला क्या होता है भाई, कला होता है किसी भी चीज को सुसज्जित, सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत करना, यानी बढ़िया से किसी चीज को प्रस्तुत कर देना, वही होता है कला, है ना बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हमेशा ये एग्जांपल देते हैं, आपके पास अगर हम गिटार दे दें और बोले बजाओ, तो आप लेकर के उसके तार को छेड़ेंगे, है ना बात। उसके तार को आप छुएंगे, छेड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो आवाज निकलेगा। तो क्या वो कला है, वो संगीत आप निकाल रहे हैं, अब वो चीजें सुनने में अच्छा लगेगा किसी को, नहीं ना। आप लेके अगड़म बगड़म कुछ भी बजा रहे, अच्छा लगेगा क्या सुन के, कान खाऊ हो जाएगा। ठीक है, लोग कहेंगे भाई हाथ जोड़ने बंद कर, है ना बात। लेकिन अगर वही किसी गिटारिस्ट को पकड़ा दिया है, वो अच्छे से कॉर्ड पकड़ के जो है दबा करके जो है और अच्छे से गिटार बजाएगा, उससे निकलेगा मधुर धुन, है ना बात, उससे निकलेगा संगीत, वो सुन करके लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक बात, क्योंकि वो क्या है, वो गिटारिस्ट है, वो कलाकार है, गिटार बजाने उसको आता है, क्योंकि उसे गिटार के जो धुन है उसे सुसज्जित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उसको प्रस्तुत करने आता है, तो लोग वाह वाह करेंगे, लोगों को सुनना पसंद होगा। लेकिन हम लोग कलाकार नहीं, हम लोग गिटारिस्ट नहीं, हम लोग बजाएंगे तो भाई उस लेवल का धुन नहीं निकलेगा, है ना बात। तो यानी क्या है, हम लोग जो है कलाकार नहीं है। तो लेखांकन भी कला है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सौदों को जो लिखा जाता है उसका उचित प्रारूप होता है, उचित तरीका होता है, उचित जो है स्वरूप होता है, उसी तरीके से इसको प्रस्तुत करना है। जैसे मन वैसे, जहां मन तहां नहीं लिख देना है। ठीक है, साफ सुथरा अच्छे तरीके से फॉर्मेट में पूरा बना करके अच्छे तरीके से सजा कर लिखा जाता है ना बात। इसीलिए ये क्या है, ये कला भी है। ठीक बात। तो इसीलिए लेखांकन जो है कला भी है और विज्ञान भी है। समझ में आ गया, ये हो गया कार्टर का परिभाषा। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो भाई लेखांकन के तत्व समझते हैं। जैसे ही आपने परिभाषा समझ लिया, सारे तत्व आपको फटाफट समझ में आने लगेंगे, क्योंकि तत्व, विशेषताएं, ये सारी की सारी चीजें परिभाषाओं से निकलने वाला ही पॉइंट्स होते हैं, है ना। तुरंत आपको समझ में आने वाला सारी की सारी चीजें। जैसे सबसे पहला आर्थिक घटना, आपको पता ही है, हमारे द्वारा की गई जो घटनाएं होती हैं, की गई जो कार्य होते हैं, वो दो प्रकार के हो, आर्थिक क्रियाएं होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। अनार्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो द्रव्य या द्रव्य के परिणाम पर जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। वो मानसिक शांति के लिए, खुद के जो है खुद को अच्छा फील कराने के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज के हित के लिए, इसके लिए की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जाते हैं मंदिर में, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं, अपनी मानसिक शांति के लिए। ठीक है, बात समझे, बात क्लियर है। हम जाते हैं जो है, जा करके जो है नदियों किनारे बैठ करके जो है आराम से उस प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मानसिक शांति के लिए। हमारे द्वारा क्रिया क्या है, ऐसा नहीं कि हम नदी किनारे बैठे हैं, हवा पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें जो है वहां पे कुछ प्रॉफिट होने वाला है, कुछ लाभ मिलने वाला है, कुछ पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम गए जो है अपने लोकेलिटी में, हमें ऐसा लग रहा है कि यार हर जगह जो है गंदगी हुआ है, चलो यार गंदगी साफ कर देते हैं, और अपने मन से हमने जो है समाज की गंदगी साफ करना स्टार्ट किया, जो है साफ सफाई करना स्टार्ट किया, कहीं से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। ये कैसी है, समाज सेवा कर रहे हैं हमें, है ना, अपने देश के लिए कुछ करने का मन कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी हमारा कैसी घटना है, ये भी कैसी क्रिया है, ये भी हमारे अनार्थिक क्रिया है, जहां पे द्रव्य या द्रव्य का परिणाम के रूप में कोई आपको प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको कोई आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है, कुछ आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसी क्रियाएं अनार्थिक क्रिया होगा। लेकिन आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जहां से पैसा की बात हो जाए या पैसे के परिणाम के रूप में कुछ मिल जाए।
ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जो है आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हमें सैलरी मिल रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाई गई कौन सी क्रिया है, ये आर्थिक क्रिया है। बात समझे, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। लेकिन यही क्या है, हम अपने घर में जो है अपने जो है कुछ जान पहचान के रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों को पढ़ाए और उनसे फीस नहीं ले रहे हैं, ये कौन सी क्रिया है, ये अनार्थिक क्रिया हो जाएगा। जो पढ़ा दोनों जगह रहे हैं, लेकिन एक जगह हमें पैसा मिला, एक जगह नहीं मिल रहा है। तो जहां पैसा मिला वो आर्थिक क्रिया, जहां पैसा नहीं मिला वो अनार्थिक क्रिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी कोई व्यक्ति जाता है किसी के यहाँ काम करता है, उसे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बोला जाता है तुम यहाँ पे रहो, खाओ पियो, सब चीज तुम्हारा फ्री है, रहने खाने पीने का व्यवस्था दी जाता है, लेकिन काम के बदले 1 रुपया नहीं दिया है, फिर भी वो क्रिया क्या होगा, आर्थिक क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी आजीविका कमा रहा है, तो आजीविका अगर कमाएगा तो आर्थिक क्रिया होगा। बात समझे, ठीक है। तो लेखांकन में हम लोग किस क्रियाओं को रखते हैं, जहां पर द्रव्य या द्रव्य का परिणाम पे प्रभाव पड़ता है, यानी आर्थिक क्रियाओं को रखते हैं। तो यही बात बताया कि लेखांकन के अंदर हम लोग आर्थिक घटनाओं को लिखते हैं। आर्थिक घटनाएं मतलब ऐसी घटनाएं जो मुद्रा या मुद्रा पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है, उन्हीं को लेखांकन के अंदर शामिल किया जाता है, पहला बात। दूसरा क्या है, व्यवसायिक लेन देनों की पहचान करना। दूसरा, हम लोग इसके अंदर व्यवसायिक जो लेन देन होते हैं उनकी पहचान करते हैं, यही पहचान करते हैं कि कौन सी घटनाएं हमें जो है अपने लेखांकन के अंदर शामिल करना है और कौन सी घटनाओं को हमें लेखांकन के अंदर शामिल नहीं करना है, कौन सी घटनाएं हमारे आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है, कौन सी क्रियाएं गैर आर्थिक घटनाओं के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से हमें उनका पहचान कर लेना है, ठीक है, समझे बात, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हम लोग अगला काम क्या है, तो लेन देनों का मापन। जब ये करने के बाद हम लोग ये सारी चीजों को ले लेते हैं, तो लेखांकन के अंदर ये सारे तत्व हैं, यानी लेखांकन के अंदर होने वाले ये सारे काम हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहचान के बाद हम लोग उसका मापन करते हैं। मापन का मतलब वही है कि हमारा लेखांकन हुआ है, उसे पहले मुद्रा में माप लेंगे कि सौदा जो हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, उसे जो है मात्रा में माप लेंगे कि भाई कितना हुआ है, कितने केजी हुआ है, कितने लीटर हुआ है, कितने ग्राम हुआ है, कुछ हिसाब से जो भी हिसाब से मात्रा उस हिसाब से माप लेंगे, ठीक है। कितने पीस हुआ है ना बात, हो सकता है कोई चीज पीस में नापा जाता है तो वो नाप लेंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग जो है मापन भी कर लेते हैं। लेखांकन हो गया, पहचान हो गया, सौदा का मापन हो गया, मापन होने के बाद फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फिर अगला हमारा ये सारी चीज के बाद होता है अभिलेखन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सौदों एवं घटनाओं को लिख लेते हैं, लेखांकन करके क्या कर लेते हैं, यानी जो है जर्नल एंट्री बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ये सारी चीजें होता है जिसके तहत हमारा लेखांकन हो जाता है। ये सारी चीजें आपको आगे वाले क्लास में मिलना है, आगे वाले जो भी लेक्चर्स होंगे ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा, है ना बात। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद होता है संप्रेषण। जब आपने लेखांकन कर लिया तो फिर हमने क्या बोला था, लेखांकन करके लेखापाल अपने पास रखने के लिए लेखांकन नहीं करता, बल्कि किस लिए करता है, बल्कि उसे दूसरों तक दिया जा सके, भेजा जा सके, उसके लिए लेखांकन करता है, ठीक बात। तो फिर संप्रेषण का काम होता है। फिर उसके बाद होता है आपका क्या, संगठन, ठीक है बात। फिर आपके बाद क्या होता है, संगठन होता है। संगठन का मतलब क्या होता है कि जब आपने संप्रेषण कर लिया तो फिर उसे जो है आप उसको व्यवस्थित तरीके से उसको जो है क्या करेंगे, उसका आपने जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी एक तरीके से अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से आप उसको रखेंगे, ठीक है, रखेंगे उसको अच्छे तरीके से, बढ़िया सा तरीके से संभाल करके रखेंगे, है ना बात, ये काम कर लेंगे। फिर उसके बाद, और ऑर्गेनाइजिंग का सेंस यही होता है कि जब संप्रेषण कर दिया गया, ठीक है, संप्रेषण कर दिया यानी दूसरों तक पहुंचा दिया गया, ठीक है, दूसरे तक पहुंचा दिया गया, ठीक है, जब दूसरे तक पहुंचा दिया गया तो फिर ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत क्या होगा, उसी चीज को जो है ऑर्गेनाइज तरीके से सब सेटल कर लेंगे, भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी संस्थाएं हैं, हमारे संस्थाएं के अंदर जो जो विभाग हैं, जो जो चीजें, उन सब जगह पे पहुंचा देना, एक तरह से व्यवस्था स्थापित करना, यही आपका संप्रेषण मतलब संगठन का था, तालमेल बैठाना, यहाँ पे जो है संगठन का मतलब हो रहा है। फिर उसके बाद जब वहां पर हो गया तो फिर क्या होता है, फिर सूचना में अभिरुचि रखने वाले उपयोगकर्ता वो क्या करते हैं, वो इनको लेते हैं, जो भी उपयोग करता है, सूचना जो भी गया संप्रेषण के जरिए, ऑर्गेनाइजिंग के जरिए जो सारे के सारी सूचनाएं सब तक पहुंचा, वो क्या करेंगे, वो उसका उपयोग करता है, उसका उपयोग करेंगे। जैसे मालिक जो अपने लाभ हानि देख करके खुश हो जाएगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, दुखी भी हो सकता है या हानि हो रहा है। तो वित्तीय प्रकृति देख करके, वित्तीय स्थिति देख करके वो जो है समझेगा कि हमारा बिजनेस जो है अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, ठीक है। फिर जो मैनेजर होगा वो सारे के सारे सूचनाओं को लेकर के मैनेज करना समझेगा कि यार हमारे पास कहाँ कमी रही, कहाँ पे हमारी दिक्कतें आ रही है, किस चीज को दूर करा जाए, वो समझेगा। विनियोगकर्ता जो है वो देखेगा और वो समझेगा कि हमें इसमें पैसा अब लगाना चाहिए, कि अब रुक जाना चाहिए, अब नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज को देखेगा, है ना बात। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब चीज उपयोग करता है, वो अपने हिसाब से उपयोग करता है, और ये सारे के सारे चीजें लेखांकन के तत्व हैं, लेखांकन के अंदर आने वाले एक एक पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखांकन की विशेषताएं, ठीक है। लेखांकन की अपनी कौन कौन सी विशेषताएं, तो तत्व की तरह इसमें विशेषताएं में भी वही सारे पॉइंट्स आपको बार बार मिलेंगे। देखिए सबसे पहला वित्तीय प्रकृति के लेन देन बताया ना, वित्तीय प्रकृति के लेन देन आया ना, यानी जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, जिसे मुद्रा में मापा जा सके, वही सारी चीजें लेखांकन में प्रयोग होता है। तो पहला बात हो गया। दूसरा क्या, अभिलेखन, आपको वही बात समझ में आ रहा है, लिखने की बात हो रहा है। तीसरा वर्गीकरण, वर्गीकरण का सेंस क्या होता है कि जब हम लोग अभिलेखन करते हैं तो हर सौदों को, हर घटनाओं को एक एक तरीके से लिखते चलते हैं,
यानी जितनी बार माल क्रय किया उतनी बार उसका लेखा करो, जितनी बार माल बेचा उतनी बार उसका लेखा करो। ये सारे के सारे हर घटनाओं को हर बार लिखना, ये अभिलेखन में हम लोग लाइन बाय लाइन करते चलते हैं। लेकिन जो वर्गीकरण करते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक प्रकार की 100 एवं घटनाओं को एक ही जगह पर ला करके लिख देते हैं। यानी पूरी तरह से क्रय के लेखा को हमने डाल दिया क्रय खाता में, जितनी बार जो है क्रय वगैरह हो रहा है वो क्रय खाता का हिस्सा हो गया। जितनी बार बेचा गया उसको हमने डाल दिया विक्रय खाता में, जितना भी विक्रय हो रहा है उसको विक्रय खाता में डाल दिया। इसी तरह से तरह तरह के जितनी बार राम से लेन देन हुआ वो सारी चीजें जो है राम का खाता में चला गया। ठीक है, बात समझे, क्लियर है। तो ऐसे करके वर्गीकरण क्या करता है कि एक ही प्रकार के सौदों एवं घटनाओं को एक जगह पर ला करके रख देना, ये वर्गीकरण हो गया। इससे क्या होता है, सौदों को समझना, घटनाओं को समझना, लेखांकन को समझना आसान हो जाता है। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद समरी। ये सारी चीजों के होने के बाद हम लोग समरी करते हैं। आप समरी के जरिए क्या होता है, समरी के जरिए हम बहुत बड़े सौदे, क्योंकि देखिए साल भर में कितने लेन देन होते हैं, है ना बात, और पूरे साल भर के लेन देन को अगर आप बैठ करके पढ़ने बैठ जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारा लेखांकन जो है उसका समरी तैयार होता है। समरी तैयार होकर हम लोग जो है उसमें अपने लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाते हैं। ठीक है, हम अपने व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो है आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। यही हमारा व्यापार की समरी है ना बात, लेखांकन की समरी है, सारांश है। और उस सारांश के जरिए हम अपने व्यापार के जो है परिणाम जान जाते हैं। परिणाम जान करके हम लोग जो है लाभ हानि समझ लेते हैं कि भाई कितना हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हम लोग अपने व्यापार की जो है वित्तीय स्थिति जान लेते हैं। ठीक बात, तो ये हो जाता है। ये किसके थ्रू होता है, तो ये सारी की सारी चीजें होता है हमारा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता के माध्यम से, और ये हमारा आर्थिक चिट्ठा के माध्यम से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको फ्यूचर में समझ में आने वाला, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हम लोग चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, ये सब चीज आगे के चैप्टर्स में आपको मिलने वाले हैं। है ना बात, आपको अभी केवल इतना ही बात समझना है कि हम लोग समराइजिंग में क्या करते हैं, लाभ हानि की स्थिति जान लेते हैं कैसे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता के माध्यम से, और वित्तीय स्थिति जान लेते हैं कैसे, आर्थिक चिट्ठा के माध्यम से। ठीक बात। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जब ये सारी चीजें जान लेते हैं तो फिर होता है विश्लेषण एवं व्याख्या। ठीक है, विश्लेषण एवं व्याख्या के जरिए क्या होता है कि फिर हम लोग जो है अपने व्यापार का पूरा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, यानी पूरा निचोड़ निकालते, समझते कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या 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 हमारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, हम अपने पूरे व्यापार की जो है अच्छी और बुरी बातों को जो है निकाल लेते हैं, भाई हमारे व्यापार की क्या अच्छी बातें हैं, हमारे व्यापार की क्या बुरी बातें हैं। ठीक है, जब हम अच्छी बातें निकाल लेते हैं तो उसी चीज को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, और जब हम लोग बुरी बातें निकाल लेते हैं तो उसे हम लोग दूर करने की जो है कोशिश करते हैं। है ना बात, ये हम लोग काम करते हैं। तो इसके जरिए हमारा जो है विश्लेषण के जरिए सारी चीजें पता चलता है। और साथ ही साथ व्याख्या, व्याख्या जो है, व्याख्या को हम लोग निर्वचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग निर्वचन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये निर्वचन क्या होता है, तो निर्वचन का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने साल भर किया है, ठीक है, आपने अच्छी बुरी बातें निकाल लिया, जो है विश्लेषण कर लिया, अब इसके थ्रू आपको भविष्य में अगले साल क्या करना है उसके बारे में सोचना। यानी अगले साल हम लोग कौन कौन सा स्टेप उठाएंगे, अगले बार हम लोग व्यापार में और क्या क्या चीजें करने वाले, किस प्रकार की चीजें करने वाले, ये सारी की सारी चीजें इंटरप्रिटेशन, व्याख्या यानी निर्वचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये भी हमारा पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर होता है। अगर हमने जैसा किया उसमें बेहतर करने के लिए हमारे पास कुछ आधार तो होना चाहिए, कुछ आंकड़े तो होना चाहिए। भविष्य के प्लान करने के लिए हमारे पास कुछ तो आंकड़े, कुछ आधार होना चाहिए। तो ये लेखांकन हमारा उसके जरिए ही पूरा हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे उसकी विशेषताएं, ये सारी चीजें हो गया। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है पुस्तपालन का अर्थ। अब हमारा पुस्तपालन क्या होता है, ठीक है, पुस्तपालन क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो नाम से ही इसका समझ में लीजिए, नाम इसका क्या हो रहा है, बुक कीपिंग। ठीक है, या फिर बोले पुस्तपालन, हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हैं। पुस्तपालन जो है, दो शब्द आपको दिख रहा है ना, एक दिख रहा है पुस्त, पुस्त जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, पुस्तक के लिए, बुक के लिए। ठीक है, और जो पालन है, पालन जो है इस किसके लिए यूज हो रहा है, कीपिंग के लिए, यानी किसी चीज को संभाल करके रखना, उसी को हम लोग उसको पालना कहते हैं। ठीक है, बात समझे, संभाल करके अपने पास अच्छे तरीके से रखें, तो ये हो गया। तो क्या किताबों को संभाल करके रखना पुस्तपालन है, तो लाइब्रेरी वाले पुस्तपालन करोगे, किताब बड़ा संभाल के रखते हैं, है ना बात, ऐसा नहीं है। पुस्तपालन जो है, पुस्तपालन का मतलब है पुस्तक में संभाल के रखना, ना कि पुस्तक को संभाल के रखना, ये होता है पुस्तपालन। ठीक है, अब पुस्तक में संभाल के रखना का क्या सेंस है, यानी हमारा जो लेखांकन की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर हम लोग लेखों को जो लिखते हैं वो लेखे अपने पास कर संभाल करके रखना ही, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा पुस्तपालन कहलाता है। बात समझे, ना कि पुस्तकों को संभाल कर रखना। क्लियर बात, तो यही चीज आपका यहाँ पर लिखा है पुस्तपालन के बारे में। देखिए पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है पुस्त और दूसरा है पालन। यहाँ पुस्तक का अर्थ जो है पुस्तकों से है, और व्यवसाय में प्रतिदिन व्यवहारों को लिखने में प्रयोग की जाती है।
जो पुस्तकें व्यवहारों में क्या होता है, व्यवहारों को प्रतिदिन लिखने में प्रयोग किया जाता है, उस पुस्तकों से है। हर पुस्तक का मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तथा पालन का अर्थ व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में नियमानुसार एवं शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिखने से है। और जो पालन है उसका अर्थ का मतलब क्या है कि हम लोग जो सौदे एवं घटनाएं हो रहे हैं उसे लेखा पुस्तकों में लिखने से है, ठीक है। यानी पुस्तपालन क्या हुआ, पुस्तपालन हुआ है लेखांकन की पुस्तकों में। पुस्तपालन का अर्थ क्या हुआ, पुस्तपालन का अर्थ हुआ लेखांकन की पुस्तकों में सौदों एवं घटनाओं को जो वित्तीय प्रकृति को, देखिए सारे सौदे एवं घटनाएं तो लिखे नहीं जाते हैं, कौन से सौदे घटनाएं लिखे जाते हैं, जो वित्तीय प्रकृति है, जो वित्तीय प्रकृति के हों को नियमानुसार, यानी नियम से, ऐसा नहीं कि जैसे मन वैसे लिख दें, नियमानुसार एवं शुद्ध रूप से लिखने से ठीक है। तो ये हमारा पुस्तपालन का अर्थ हो गया, यही बात हमने बताया। जैसे शब्द दो हैं उन्हीं शब्दों को मिला दिया तो उसका अर्थ अपने आप सामने निकल आ रहा है, ठीक बात। यहां तक बातें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप पुस्तपालन की परिभाषा भी देख लीजिए, वही सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बाटली बाई ने क्या बोला, आराम से पढ़िए, एक बार में समझेगा क्या बोला उन्होंने बोला पुस्तपालन व्यावसायिक व्यवहारों को, या फिर व्यापारिक भी बोल सकते हैं, व्यापारिक व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है ना बात। पुस्तपालन क्या है, सौदे हुए हैं पुस्तकों में लिखा, उसकी कला पुस्तपालन, यही बात तो हमने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, बीजी बिक्री ने भी क्या बताया, बीजी बकरी नहीं होगा, बीजी बिक्री होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो बकरी लिख दिया गया है, बकरी नहीं होगा, बिक्री होगा, ठीक है। बीजी बिक्री ने क्या बताया कि बीजी बिक्री के शब्दों में हो गया पुस्तपालन का आशय वित्तीय व्यापारिक व्यवहारों को नियमित रूप से तथा नियमानुसार लिखने की कला है ना बात। ये भी वही बात बोला है, दोनों बातें सेम है। पुस्तपालन लिखने की कला है, किस चीज को, पुस्तपालन जो है वित्तीय प्रकृति की सौदों घटनाओं को लिखने की कला है, कैसे, नियमानुसार, शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से, ठीक है। यही सारी चीजें आप लोग जोड़ सकते हैं, ये बात हो गया। नेक्स्ट बात, जब आप लोग पुस्तपालन जान गए तो इसके तत्व समझिए, सारे तत्व वही आसपास ही मिलेंगे जो लेखांकन के हैं, क्योंकि ये भी लिखने का ही एक प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला निश्चित नियम, नियम के अनुसार लिखा जाता है, जिसको मन जहां मन वहां डेबिट क्रेडिट नहीं किया जाता, बल्कि उसके ऊपर एक विशेष नियम लागू होते हैं। दूसरा क्या है, निश्चित पुस्तकों में लेखा, हर सौदों को लिखने के लिए एक निश्चित पुस्तक बनाए। जैसे सबसे पहले सौदा किस में होता है, जनरल में, फिर सौदा किस में होता है, तो जनरल के अपने सहायक बहियां भी बहुत जगह पे प्रयोग होता है। जिसमें नगद लेन देन होता है तो कैश बुक में होता है, उधार क्रय होता है तो परचेस बुक में होता है। तो अपना सभी सौदों को लिखने का एक निश्चित पुस्तक है, तो निश्चित पुस्तकों में लिखा होता है, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें। फिर निश्चित उद्देश्य, लिखने का अपना एक निश्चित उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, लाभ हानि निकालना है, ठीक है। जैसे क्या, हर किताबों का भी अपना एक निश्चित उद्देश्य है, जैसे कैश बुक का उद्देश्य है कैश का बैलेंस निकालना, क्रय पुस्तक का उद्देश्य है क्या, उधार क्रय का हिसाब रखना, है ना बात। तो हर चीजों के लिए अपना निश्चित उद्देश्य भी काम करता है। फिर क्या है, जो लेखांकन होता है मौद्रिक रूप में लिखा, यानी जो लेखांकन होगा वो मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा, मात्रा के रूप में नहीं लिखा जाएगा, गुण के रूप में नहीं लिखा जाएगा, मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा, है ना बात। हर चीज का मुद्रा में ही जो है प्रस्तुतिकरण होगा, लेखा में हर चीज मुद्रा के रूप में ही जाता है। फिर क्या, आर्थिक या वित्तीय व्यवहार होंगे, तो यहां पर आपको पता है कि आर्थिक या वित्तीय व्यवहारों का ही यहां पर लिखा होगा, है ना बात। सभी चीजों को नहीं लिखा जाएगा, ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा जिसे मुद्रा में व्यक्त ना किया जा सके, ये बात हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है व्यवस्थित प्रारूप तथा क्रम, जो भी यहाँ पर लेखांकन होगा उसका अपना व्यवस्थित प्रारूप होगा। जैसे जनरल का अपना फिक्स फॉर्मेट है ना बात, लेजर का अपना फिक्स फॉर्मेट है, इन सबका अपना अपना फिक्स फॉर्मेट है। तो यही बात है कि निश्चित प्रारूप होगा और क्रम होगा। फिर क्या है, विज्ञान एवं कला समझाया हमने कि लिखने में निश्चित नियम सिद्धांत लगते हैं, इसलिए ये विज्ञान है, और व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, उचित क्रम उचित व्यवस्था में लिखा जाता है, इसलिए ये कला है, ठीक बात। फिर उसके बाद क्या है, सूचनाओं की शीघ्र उपलब्धि, लेखांकन पुस्तपालन के जरिए हमें लेखांकन जो है सूचनाओं की तुरंत उपलब्धि हो जाता है। जिस चीज के बारे में हमें देखना है, अगर हमें जो है क्रय की जानकारी लेना है तो हम लोग क्रय पुस्तक जो है उठा करके जो है क्रय खाता उठा करके देख लेंगे कि हमारा कितना क्रय हुआ है। अगर हमें विक्रय की जानकारी लेना है तो विक्रय खाता उठा करके देख लेंगे, तो हमारा जो है सूचना तुरंत हमें मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या है, व्यवसायिक संस्था की सही स्थिति का प्रदर्शित करना। इसके साथ साथ ये हमारे व्यवसायिक संस्था की एकदम सही सही उचित स्थिति को प्रदर्शित कर देता है, दिखा देता है कि हमारे व्यवसायिक संस्था जो है वो किस कंडीशन में है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, यानी उसके पास कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है। वित्तीय स्थिति का मतलब क्या हुआ, वित्तीय स्थिति का मतलब हुआ है संपत्ति और दायित्व की जानकारी, ठीक है। वित्तीय स्थिति में संपत्ति के बारे में भी देख लिया जाता है और दायित्व के बारे में देखा जाता है, यानी उस व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है और उसके कितने दायित्व है, इसके बारे में जानकारी होता है। तो यही लेखांकन के जरिए होता है, क्योंकि लेखांकन ही इस चीज को लिखता है, ठीक है, इसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक बात। यहां तक समझ में आया, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लेखांकन का अपना क्या अर्थ है। ये अर्थ तो आप पहले भी देख चुके हैं, वापस से वही बात है, ठीक है।
यानी जब तक लिखने की प्रक्रिया होती रहेगी तब तक लेखांकन है, ठीक है, यही आप समझिएगा। तो इसमें इसी के बारे में बोला है कि लेखांकन का आशय क्या है कि जो भी वित्तीय स्वभाव के लेन देन होते हैं, यानी ऐसे लेन देन जिसे मुद्रा या मुद्रा के परिणाम के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसका लेखा वर्गीकरण, सूक्ष्म बनाना का मतलब सारांश बनाना, यानी लेखांकन के अंतर्गत आपका जो है लेखा करना आएगा, ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो है वर्गीकरण करना आएगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है सारांश आएगा। बात समझ रहे हैं? सूक्ष्म बनाना मतलब सारांश, ठीक है, सारांश बनाने से है जिससे अन्य लोगों एवं संस्थाओं के साथ साथ वित्तीय संबंध, ठीक है, वित्तीय संबंध सही रूप से ज्ञात किया जा सके। यानी ये लेखांकन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जिससे लेखा वर्गीकरण सारांश बनाया जाता है, ताकि जो भी संस्था से संबंध रहने वाले व्यक्ति हैं या लोग हैं या संस्थाएं हैं, जो भी है, ठीक है, तो उन लोगों के साथ जो है उनका संबंध सही से ज्ञात हो सके, एक निश्चित अवधि के लिए लाभ हानि ज्ञात हो सके। पहले बात, उनसे संबंध ज्ञात हो सके, यानी कौन लेनदार है कौन देनदार है ये पता चल सके, ठीक है, कौन विनियोग करता है कौन कर्मचारी, ये सारी चीजें हम लोग को पता चल सके। साथ साथ हमें जो है अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात हो सके, हमारा व्यापार हुआ है उसमें लाभ कितना हो रहा है हानि कितना हो रहा है ये पता चल सके, तथा एक अवधि विशेष के बाद अंतिम वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके। साथ ही साथ हमें उसका वित्तीय स्थिति भी ज्ञात हो सके, यानी उस व्यापार में हमारी कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व हैं इसकी भी जानकारी मिल सके, ठीक है। यही सारी चीजों के लिए हमारा जो है लेखांकन होता है, यही हमारा यहाँ पर बोला गया कि लेखांकन मतलब इसीलिए, यानी लेखा को इसीलिए लिखा जाता है। ठीक बात, ये बात हो गया कि लेखांकन क्या है। लेखांकन लिखने की वो क्रिया है जिसमें लेखा होता है, वर्गीकरण होता है, सारांश बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है सबके साथ संबंध पता चल सके, वित्तीय संबंध पता चल सके, ताकि आपका व्यापार का लाभ हानि का ज्ञान हो सके, ताकि व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो सके। ठीक है, यही हमारा लेखांकन है। और फिर इसके बाद लेखा कर्म। अब जो है लेखा कर्म एक्चुअल में इसका मतलब समझ लेके कि जो भी चीजें आप अभी क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां पर फिर क्लास 12th में पढ़ेंगे, जब जब व्यवसाय के हिसाब किताब से रिलेटेड कुछ भी बात होगा, उसका संबंध कहीं से भी बनेगा, वो सारा चीज लेखा कर्म के अंतर्गत आएगा। यानी सबसे बड़ा भाग जो है वो लेखा कर्म ही है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है तो देखिए, लेखा कर्म हमें हिसाब किताब क्यों रखा जाए, केवल हिसाब किताब रखना नहीं है, हिसाब किताब रखना लेखांकन है, लेकिन क्यों रखा जाए, ठीक है, कैसे रखा जाए और संबंधित पक्षकारों को उसके निष्कर्ष किस प्रकार संप्रेषित किया जाए, आदि बातों का ज्ञान कराता है। यानी कंप्लीट नॉलेज इसी के अंदर है। क्यों, कैसे, किस लिए, ये सारी बातें इसी के अंदर आता है। ठीक है, इस प्रकार लेखा कर्म का क्षेत्र लेखांकन से व्यापक है, यानी ये लेखांकन से भी व्यापक है। यानी सबसे बड़ा सबसे मेन यही है, और इसी की छत्र छाया में सब है ना बात। लेखा कर्म ही है, उसी के अंदर लेखांकन है, उसी के अंदर पुस्तकालय है, सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, यही बात हो रहा है, समझे बात। अब कोहलर ने इसे कैसे डिफाइन किया, तो कोहलर के अनुसार लेखा कर्म से अभिप्राय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधित संपूर्ण ढांचे से है। यानी लेखा कर्म ऐसा है जिसमें आपका लेखांकन के सिद्धांत भी आते हैं, ठीक है, और व्यवहार संबंधी, यानी लेखांकन को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे उसको यूज करना है। व्यवहार का मतलब यहाँ पर सौदा नहीं, व्यवहार का मतलब यहाँ पर उसका कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से उसे लेकर के चलना है लेखांकन को, उससे संबंधित संपूर्ण ढांचे, यानी उससे संबंधित सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। यानी लेखांकन जो है वो लेखांकन का सब कुछ है। सिद्धांत भी यही है, इसी के अंदर आएगा। लेखांकन कैसे करना है वो भी इसी के अंदर आएगा, किसके लिए करना है, कहाँ पे पहुंचाना है, किस प्रकार से पहुंचाना है, सब चीज इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेखा कर्म हो गया। अब इनको तीनों को समझने के बाद, किन तीनों को, हमने अभी जो है बुक कीपिंग भी जान लिया, यानी पुस्तपालन, ठीक है, इसको भी जान लिया। हमने अभी जो है अकाउंटिंग भी जान लिया, यानी हमने लेखांकन जान लिया। और हमने जो है अकाउंटेंसी भी जान लिया, यानी हमने जो है लेखा कर्म भी जान लिया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस समझने के लिए यहां पर हमने जो है ये इस तरह से बनाया हुआ एक डायग्राम के तौर पे। क्या है आपका लेखांकन की पहचान, ठीक है, लेखांकन सूचना की पहचान, यानी समझ लीजिए कि सौदों की पहचान बोल लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उन सौदों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में उल्लेख, यानी जर्नल एवं सहायक पुस्तकों में लिखना। फिर उसके बाद जो है उनसे जो है खाता बही तैयार करना, यानी लेजर बनाना। और फिर उससे परीक्षा सूची यानी तलपट तैयार करना। ये चार चीजें, ठीक है, सौदों की पहचान, उनको जर्नल में लिखना, उनको लेजर में लिखना, उनसे ट्रायल बैलेंस बनाए, ये चार चीजें आपका पुस्तपालन है। ठीक है, ये चारों चीज मिला के पुस्तपालन होता है। यानी पुस्तपालन की शुरुआत कहां से होती है, पुस्तपालन की शुरुआत सौदों की पहचान करने से होती है। पुस्तपालन का अंत कहां होता है, पुस्तपालन का अंत होता है ट्रायल बैलेंस बना करके। ठीक बात क्लियर है। उसके आगे अगर और ले लिया जाए तो अंतिम खाते बनाना, ठीक है, अंतिम वित्तीय विवरण तैयार करना, यानी अंतिम खाते बनाना जिसमें आपका व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और
क्या बनता है, आर्थिक चिट्ठा बनता है, ये चीजें। और फिर क्या है, अंतिम वित्तीय विवरण का विश्लेषण करना, यानी साथ ही साथ उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण के लिए कई टेक्निक्स यूज होते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात बताया जाए, अकाउंटिंग रेशियोज बनते हैं, सभी चीज का आपस में अनुपात बनता है, संबंध बनता है उनका, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें लेखांकन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सब कुछ लिखने से संबंधित है, हिसाब किताब से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेखांकन के अंदर आता है। तो लेखांकन में क्या आता है, तो लेखांकन में आपका पुस्तपालन तो आता ही है, साथ ही साथ पुस्तपालन के साथ साथ आपका 5वां नंबर और 6ठा नंबर ये भी आता है, ठीक है। बात समझे, पुस्तपालन प्लस 5वां और 6ठा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपका लेखांकन के अंदर क्या आ जाता है, तो ओवरऑल लेखांकन के अंदर आपका 0.1 से, ठीक है, 0.1 से 0.6 तक ये सारी चीजें आपका लेखांकन के अंतर्गत आता है, ठीक बात। 1 से लेकर 6 तक ये सारी चीजें लेखांकन के अंदर आता है। अब लेखा कर्म की बात किया जाए तो लेखा कर्म में क्या आता है, तो लेखा कर्म में सब कुछ आता है, ये सारी 6 के 6 चीज आती है। साथ ही साथ इसमें जो है लेखांकन के सूचनाओं का संक्षेपीकरण, ठीक है, विश्लेषण, निर्वचन और संप्रेषण, यानी उसके आगे की क्रिया लेखांकन के बाद, यार केवल लेखा करके तो काम करना नहीं है, उसका विश्लेषण करना है, लोगों तक पहुंचाना है, आपस में बात विमर्श करना है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करना कि भविष्य में क्या चीजें लेना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, किस तरह से अपने लेखांकन को, अपने व्यवसाय को आगे लेकर चलना है, ये सारी की सारी चीजें, यानी ओवरऑल सूचनाओं को प्रेषित करना, सूचनाओं से रिजल्ट निकाल करके उसकी व्याख्या करना, और भविष्य के बारे में सोचना कि भविष्य में हम लोग किस किस तरह से कौन कौन से स्टेप लेकर चलने वाले हैं, ये सब कुछ आपका लेखा कर्म के अंदर आता है। यानी लेखा कर्म में ओवरऑल सारा चीज आता है, सब कुछ, यानी आपका पुस्तपालन और लेखांकन के साथ साथ, ठीक है, लेखांकन के साथ साथ आपका क्या क्या आता है, लेखांकन के साथ साथ आपका इसमें और जोड़ दिया जाए 2 चीजें, क्या क्या चीजें जोड़ दिया जाए, लेखांकन के साथ साथ एक और चीज जोड़ दिया जाए, 7वां पॉइंट ये जोड़ दिया जाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.1 से 7 तक, ये सब कुछ आपका लेखा कर्म है, ठीक बात, क्लियर है। अब इसी चीज को एक दूसरे प्रस्तुतिकरण से दिया गया भाई, इस तरह से बता दिया किसके अंदर क्या आता है, तो वही सारी बातें यहाँ पर है। पुस्तपालन की शुरुआत देखिए कैसे हुआ, लेखा पुस्तकों में नियमानुसार शुद्ध एवं स्पष्ट एवं निश्चित रूप से ढंग से व्यवहारों को अंकित करना, यही पुस्तपालन होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसकी शुरुआत देखिए व्यवहारों की पहचान, व्यवहारों की पहचान से उसकी शुरुआत होती है, और इसका अंत कहाँ होता है, परीक्षा सूची यानी तलपट तैयार करना, ठीक है। शुरुआत यह है, अंत यहाँ है। लेखांकन का अंत कहाँ होता है, तो लेखांकन का अंत होता है अंतिम खाता तैयार करना पर, ठीक है, अंतिम खाता बनता है तो इसका जो है अंत हो जाता है। फिर है उसका विश्लेषण तक। और लेखा कर्म कहाँ होता है, तो लेखा कर्म जो है सब कुछ आपका लेखा कर्म होता है। तो ये बातें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वही चीजें अलग तरीके से यहाँ पे बताएगा। और इसी को सर्कल वाइज में देखा जाए तो किसके अंदर कौन आता है, तो देखिए सबसे बड़ा हमारा सर्कल किसके लिए है, तो भैया ये हमारा अकाउंटेंसी है, लेखा कर्म, ठीक है। उसके अंदर बस छोटा सा सर्कल एक और है, वो किसका है, उसके अंदर हमारा लेखांकन है, ठीक है, यानी लेखांकन से ज्यादा चीज लेखा कर्म में आता है, ठीक बात। और फिर इस लेखांकन के अंदर कौन है, पुस्तपालन, यानी पुस्तपालन से ज्यादा चीज आपका लेखांकन के अंदर आता है, यानी सबसे कम पुस्तपालन, और पुस्तपालन ही लेखांकन के अंदर होता है। उससे थोड़ा सा और चीज बढ़ा दिया तो लेखांकन बना, और लेखांकन से थोड़ा सा और चीज बढ़ा दिया तो लेखा कर्म बना, यानी सबसे बड़ा है लेखा कर्म, फिर है लेखांकन, और फिर उसके अंदर आता है पुस्तपालन, ठीक बात। ये बात हो गया, एक ही चीज को इतने तरीके से बता दिया गया, क्लियर है पूरा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात, लेखांकन के उद्देश्य, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि लेखांकन के अपने क्या क्या उद्देश्य है। तो इसमें आप जानिएगा कि हमारा जो है व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में अंकित करना, यानी लेखांकन हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, कि सबसे पहला है भाई कि सौदों को लिख लो, अंकित करना, यही पॉइंट है ना बात, पुस्तकों में लिखना। फिर उसके बाद किस लिए करते हैं, लाभ हानि का ज्ञान के लिए भाई लेखांकन क्यों करते हैं, ताकि हमारे व्यापार का अपना लाभ हानि पता चल सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेखांकन क्यों कर सकते हैं, ताकि पूंजी का ज्ञान पता हो सके, हमारे व्यापार में हमने कितना पूंजी लगाया, अभी हमारे पास व्यापार में कितनी पूंजी है, इसका ज्ञान हो सके। फिर इसके बाद लेखांकन क्यों कर सकते हैं, कि देनदारी और लेनदारी का पता चल सके, उसका ज्ञान हो, यानी हमें किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, इसके बारे में हमें पता चल सके, लेनदारी का ज्ञान पता चलता है इसके जरिए। फिर उसके बाद जो है वित्तीय स्थिति का ज्ञान पता चले, वित्तीय स्थिति ज्ञान पता होने का मतलब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे व्यापार में कितनी संपत्तियां हैं और हमारे व्यापार में जो है कितने दायित्व हैं, इसके बारे में हमें पता चल जाता है लेखांकन के जरिए। कैसे, क्योंकि हम इसमें आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्रय विक्रय का ज्ञान और शेष का ज्ञान, यानी हम व्यापार में कितना माल कब खरीद रहे हैं, कितना माल कब बेच रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है, और उसका शेष पता चल जाता है कि कितना कितना है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, रोकड़ शेष का ज्ञान, हमारे व्यापार में टोटल कितना रोकड़ बचा है, कितना पैसा हमारे व्यापार में है, उसका ज्ञान हमें पता चल जाता है लेखांकन के जरिए। फिर वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी यूज हो जाता है, मतलब लेखांकन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कहीं कहीं हमारा जो है वैधानिक आवश्यकताएं की लेखा करो, जैसे जीएसटी का लेखांकन करना होता है, आपको पता है
भरना पड़ता है हर व्यापारी को, है ना बात। तो लेखांकन जो है कर संबंधी आपकी उपयोगिताओं को पूरा करता है। जो भी सरकार बोलता है कि कर के लिए आपको आर्थिक सब्सिडी चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका लेखांकन प्रयोग कर सकता है। जहां जहां आपको वैधानिक रूप से लेखा की जरूरत पड़ता है उन जगहों पर उसकी आवश्यकता पूरा करता है, ठीक बात। तो उसके लिए भी हमारा लेखांकन आवश्यकता हो जाता है। फिर क्या है, वित्तीय एवं सांख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ ये हमें सूचनाएं उपलब्ध कराता है, सांख्यिकी रूप से आंकड़े उपलब्ध कराता है, वित्तीय रूप से आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे हम व्यापार की भविष्य के बारे में रूपरेखा तैयार कर पाते हैं। आगे हमें कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हमें समझ मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर उसके बाद अशुद्धि एवं छल कपट कर पर नियंत्रण। और जब हम किसी चीज का लेखा करके रखते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर अशुद्धि होने के कम चांस होते हैं, छल कपट करने का कम चांस होता है। किसी चीज को मत रखिए तो जो है तुरंत छल कपट हो जाएगा, कोई भी जो है कुछ भी पैसा इधर उधर निकाल के इधर उधर कर सकता है। लेकिन आप लेखा किए रहेंगे तो लोग डरते हैं कि भाई पकड़े जाएंगे, लेखांकन हुआ है ना बात। तो उसका जो है उस पर भी नियंत्रण ये रखता है। फिर इसके बाद देखा जाए तो हमारा क्या लेखांकन की अपनी भूमिकाएं क्या 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 रोल है। तो रोल हम उसको समझने के लिए कई वर्गों में बांटने हैं। जैसे सबसे पहले व्यवसाय में भूमिका। लेखांकन व्यवसाय में भूमिका मतलब समझ लीजिए लेखांकन व्यापार में क्यों उपयोगी है। ये भी उद्देश्य की तरफ बोल दिए, महत्व की तरफ बोल दिए। क्यों उपयोगी है लेखांकन व्यापार में, किस लिए होता है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। देखिए जैसे पहला स्मरण शक्ति का पूरक। देखिए स्मरण शक्ति का पूरक क्या, यही मतलब है कि हम सारी चीजों को अपने दिमाग में नहीं बैठा सकते भाई, हमारा दिमाग भी क्या है, उसका भी लिमिटेशन है, कितनी चीजें याद रखेगा, है ना बात। इसीलिए लेखांकन में हम लिख लेते हैं ताकि हमारा स्मरण शक्ति का पूरक हो जाता है, हमारे पास रखा रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा जिस चीज का हम लेखांकन से देखकर समझ सकते हैं, है ना बात। कब किस तारीख को कौन सा सौदा होता है, कितना सौदा होता है, हम तुरंत अपने लेखांकन से पता कर लेंगे। दिमाग में वो बात याद रहेगा क्या, नहीं याद रह सकता, इतनी चीजें नहीं याद रह सकता, है ना बात। तो उसका पूरक बनता है। फिर उसके बाद क्या है, सूचनाओं की प्राप्ति। हमें हर प्रकार की सूचनाएं इसके जरिए प्राप्त हो जाता है। जैसे कितना लाभ हानि हो रहा है, कितना हमारा लेनदारी देनदार है, कितना हमारे पास रोकड़ शेष है, कितना हमारी पूंजी है, कितना क्रय विक्रय, ये सारी चीजों का ज्ञान हमें पता चलता है। तो सारी सूचनाएं इससे पता चल सकता है। फिर कर निर्धारण में सहायक। इससे हमें कर निर्धारण भी करना आसान होता है कि हमें अपने व्यापार में कितना कर देना है, जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से कर लगेगा, तो वो हमारा इससे निर्धारण हो जाता है। फिर लाभ हानि का ज्ञान इससे मिल जाता है, अभी आपने समझा, क्लियर है किसके जरिए लाभ हानि। फिर तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। इसके साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन में भी सुविधा आता है। अगर हम लेखांकन करते चलते हैं तो पिछले साल के लेखांकन का इस साल के लेखांकन से तुलना कर लेंगे कि हमारा व्यापार जो है अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। पिछले बार कितना लाभ हानि था, इस बार कितना लाभ हानि है, पिछली बार क्या स्थिति था, इस बार क्या स्थिति है, उससे हम लोग अपना तुलना करके अपने व्यापार को समझ सकते हैं। साथ ही साथ अपने जैसे व्यापार का दूसरे व्यापार से, हमारे जैसा कोई और व्यापार है उसके साथ अपने लेखांकन का हम तुलना करके भी अपना जो है सारी चीजों को समझ सकते, जान सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करने में भी सहायता प्रदान करता है। फिर विवादों के निपटारे में सहायक। साथ ही साथ अगर कोई विवाद होता है किसी के साथ, वो बोलेगा कि हमने पैसा दे दिया है, आप बोलेंगे नहीं दिया है और बवाल बढ़ गया, तो वहां पर भी लेखांकन आपके लिए प्रूफ की तरह काम करेगा, निपटारा कराएगा विवादों का कि भाई सच में तुमने नहीं दिया, देखो हमने लेखा नहीं किया, ठीक है, बात समझे। तो ये बातें हैं, है ना, बात क्लियर है। तो उसमें आपका फायदा करेगा। फिर उसके बाद जो है ऋण लेने में सुविधा। ऋण लेना भी इससे आसान हो जाता है। कैसे, कोई भी व्यक्ति उसी को ऋण देना चाहेगा जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, यानी जो ऋण को चुका भी सके। आप जाकर के किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है मुश्किल से 1000, 1500, 2000 कमा रहा है, आप उसको लोन देने जाएंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद 1, 1.5, 2000 रुपए कमाएगा तो कहां से आपको लौटाएगा, लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा। लेकिन कोई जो है 1, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा है और वो लोन मांगेगा तो आप फटाक से उसको दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा कमा रहा है तो आराम से चुका भी देगा, है ना बात। तो हमेशा लोन उसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसी संस्था को दिया जाता है जिससे रिटर्न मिलने के चांसेस हो। और लेखांकन इस बात का प्रमाणक होता है, इस बात का प्रूफ देता है आपका कि भाई हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति अच्छी है, हम तुम्हारा ऋण लौटा देंगे। तो आप उस लेखांकन को दिखा करके किसी से लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो लोन लेने में सुविधा, ऋण लेने में सुविधा होता है। फिर उसके बाद कर्मचारियों पर नियंत्रण, और साथ ही साथ कर्मचारियों पर भी नियंत्रण हो जाता है। कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, लेखांकन के जरिए उसे पता चलता है, रिकॉर्ड्स रखा रहता है कि भाई तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम कितना खराब काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये बातें हैं। फिर इसके बाद अगला व्यवसाय को बंद करने में भी सहायक। व्यवसाय को कभी कभी अनिवार्य रूप से खुद ही बंद कराना रहता है, लेखांकन को ले जाकर के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं कि अब हम व्यापार नहीं चला पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यापार बंद करना आसान हो जाता है, वो लेखांकन के जरिए हो जाता है, ठीक बात। फिर उसके बाद क्या है, साझेदारी में सहायक। साझेदारी करने में भी लेखांकन आपका महत्व रखता है कि भाई सब चीज का लेखा जोखा रहता है, तो साझेदारी अच्छे तरीके से चलता है, अच्छे तरीके से बनता है ना बात, ठीक है। और साझेदार बनाने में भी फायदा होता है कि भाई आपका अच्छा व्यापार है तभी आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वित्तीय सहायता में सहायक। साथ ही साथ किसी से वित्तीय सहायता चाहिए, यही आर्थिक जो है सहायता, यही सब्सिडी। गवर्नमेंट जो है व्यापार को बीच बीच में सब्सिडी देता है, तो गवर्नमेंट उन्हीं व्यापार को सब्सिडी देता है जिस व्यापार का जो सब्सिडी पाने के काबिल हो। जैसे एमएसएमई सेक्टर होता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का बात करें, एमएसएमई, इस पे सरकार जो है बहुत से सब्सिडीज प्रोवाइड करता
है ना बात। अभी सब्सिडी तभी प्रोवाइड करेंगे जब आपका इस क्षेत्र में आएगा व्यापार। माइक्रो के लिए अलग है, स्मॉल के लिए अलग है, मीडियम के लिए अलग है, इस प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग अलग अपना सब्सिडीज है। तो आपका व्यापार किस में आता है, इसके लिए आपको लेखांकन के जरिए ही प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो सब्सिडी लेने में भी आपका जो है लेखांकन मदद करता है। ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है प्रबंध में लेखांकन की भूमिका। प्रबंध में क्या है भाई, सभी प्रकार के आंकड़े एक के जरिए मिलते हैं तो प्रबंध अच्छा होता है ना बात। जैसे सबसे पहला प्रबंध में सहायक, कैसे सहायक होता है, क्योंकि इसके जरिए हमें हर प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। लेखांकन के जरिए हमें पता चलता है कि कौन सा विभाग किस तरह से काम कर रहा है, कितना कितना उससे रिटर्न निकल रहा है, सारी चीजों का लेखा जोखा होता है, तो हमें आंकड़े मिल जाते हैं। अब उन आंकड़ों के जरिए हम प्रबंध कर पाएंगे कि हमें जो है किस किस जगह पे कितना कितना वर्क करना है, कितना कितना काम करना है ना बात। कहाँ अच्छा हो रहा है काम, कहाँ बेकार काम हो रहा है, उसके जरिए हमारा प्रबंध में सहायता प्रदान करता है। फिर योजनाएं तैयार करने में सहायक, योजना प्लानिंग, भविष्य में क्या करना है उसके लिए भी हमें कुछ आधार चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुन हमने सोच लिया बिना किसी आधार के। कभी भी कोई भी योजना बनता है उसके पीछे कुछ सोच होता है ना, कुछ बेस बनता है ना, जिसके आधार पर हम सोच पाते हैं। तो लेखांकन ही वो आधार बनता है जिसके जरिए हम योजना बना पाते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है, किस तरह से लेकर के चलना है। फिर वेतन भत्ता आदि के निर्धारण में सहायक, किस कर्मचारी को कितना सैलरी देना है, किस कर्मचारी को कितना भत्ता देना है, ये सारी चीजों को भी। भत्ता मतलब होता है सुविधाओं से संबंधित पैसे। जैसे कोई रह रहा है तो उसके लिए जो है आपने भत्ता दे दिया, घर के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी जो है घर के किराए के लिए आपने कुछ खर्चा दे दिया कि भाई तुम्हें 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि तुम आराम से रह पाओ, है ना बात। कोई किसी के बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने जो है एजुकेशन अलाउंसेस दे दिया कि भाई जो है आपका बच्चा पढ़े, हमारी कंपनी की तरफ से पैसा जाएगा। ये जो भत्ते होते हैं, इन भत्तों के लिए, इसके साथ साथ जो है वेतन के लिए कितना वेतन देना, कितना भत्ता देना, इसके निर्धारण में भी लेखांकन ही आपका मदद करता है। और फिर कार्य कुशलता की जानकारी, साथ ही साथ कार्य कुशलता के बारे में भी पता चलता है कि कोई कर्मचारी कितना काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। लेखांकन हुआ रहेगा, रिकॉर्ड्स बने रहेंगे, तभी ना जाके ये जानकारी मिल पाएगा। तो इसके जरिए प्रबंध अच्छा होता है। ठीक बात। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो निवेश में लेखांकन की भूमिका, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, क्यों, ये बहुत सिंपल सी बात है। निवेश में कैसे लेखांकन की भूमिका मिलता है, क्योंकि इसके जरिए आपको लेखांकन के जरिए ही, ठीक है, लेखांकन के सहायता से आपको क्या पता चलता है, लेखांकन के सहायता से आपको पता चल जाता है वित्तीय स्थिति। ठीक है, और जब वित्तीय स्थिति पता चलता है और उसके साथ साथ क्या पता चल जाता है, और उसके साथ साथ आपको लाभ हानि पता चल जाता है। जब वित्तीय स्थिति और लाभ हानि का ज्ञान जब होता है ना बात, तो आप जो है फिर आप अपना मन बना पाते हैं कि आपको पैसा उस व्यापार में लगाना है कि नहीं लगाना है। निवेशक कौन होता है, निवेशक वो व्यक्ति होता है, निवेश का मतलब होता है विनियोग, विनियोग का मतलब होता है कहीं भी ऐसे जगह पैसा लगाना जहां से आपको लाभ की आशा हो। ठीक है, किसी ऐसे जगह पैसा लगाना जहां से आपको लाभ की आशा हो, यानी वहां से आपको लाभ निकल सके। तो आप कहां पे पैसा लगाएंगे, जहां पे लाभ मिलने के चांसेस हो। और लाभ मिलने के चांसेस कैसे पता चलेगा, जब उसका लेखांकन देखेंगे तभी ना। तो लेखांकन के जरिए निवेशक जो है अपना मूड बनाता है कि वहां पे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है ना बात। अगर लाभ अच्छा हो रहा है तो लगाना चाहेगा, नहीं लाभ हो रहा है तो नहीं लगाना चाहेगा। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा है शासकीय, शासकीय निर्णय में लेखांकन की भूमिका। शासकीय का मतलब यहाँ पे सरकार से संबंधित। तो सरकार के लिए आपका क्या क्या लेखांकन, क्या क्या महत्व है उसका। पहला क्या है, करारोपण में सहायक, यानी कर लगाने में। जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट किसके हिसाब से लगाया, लेखांकन के जरिए लगाया कि भाई जितना लाभ होगा उसी के हिसाब से टैक्स लगाना है, तो वो हमारा उसमें फायदा करता है। फिर लाइसेंस प्रदान करने में सुविधा, लाइसेंस किस व्यापार को देना है, किस व्यापार को नहीं देना है, उसके रिकॉर्ड्स के जरिए ही चलता है। ठीक है, जब भी आयात निर्यात करना रहता है तो उसके लिए लाइसेंस यूज होता है। ठीक है, व्यापार में बहुत सी चीजें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करना रहता है, उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ता है। तो लेखांकन के जरिए ही लाइसेंस मिल पाता है। ठीक बात। फिर उसके बाद क्या है, प्रगति की जानकारी, साथ ही साथ जो है अपने देश की आर्थिक प्रगति कैसा है, वो हर प्रकार के व्यापारों की ही आर्थिक प्रगति के आधार पर होता है। क्योंकि कोई भी देश, कॉमर्स का सोचिए कितना महत्व है, इसीलिए कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब वहां के इंडस्ट्रीज आगे बढ़ते हैं, वहां के उद्योग धंधे आगे बढ़ते हैं। और जब उद्योग धंधे के रिकॉर्ड्स देखता है गवर्नमेंट और देखता है कि उद्योग धंधे अच्छे कर रहे हैं, तभी वो अपने देश की आर्थिक प्रगति को मानता है। अगर जिस देश के उद्योग धंधे डामाडोल हैं, जिस देश के उद्योग धंधे डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वो देश जो है डूबेगा, बर्बाद होगा, निश्चित है। ठीक है, सब चीज व्यापार पे ही चल रहा है, सब चीज बिजनेस है ना बात, सब चीज उद्योग धंधों के पे ही चल रहा है। इसलिए कॉमर्स ही हर पूरी की पूरी दुनिया का, पूरी की दुनिया का जो है ताकत है। वही जो है वो, जैसे हमारे शरीर में खून है अच्छा रहता है, ज्यादा रहता है, तभी हम स्वस्थ महसूस करते हैं। उसी तरह व्यापार है, व्यापार ही हमारे देश में जो मुद्रा का जो सर्कुलेशन कर रहा है, वो खून का सर्कुलेशन कर रहा है, तभी जाके हमारा जो है पूरा देश जो है आगे चल रहा है ना बात। तो जितना ज्यादा व्यापार होगा उतना ही अच्छा हमारा देश चलेगा। ठीक है, और उसकी जानकारी भी हमारा लेखांकन के जरिए ही मिलता है। फिर इसके बाद क्या है, वित्तीय सहायता निर्धारण में सहायक। जैसे हमने यहां पर भी आपको बताया था कि आर्थिक स्थिति वित्तीय सहायता लेने में सहायक, तो यहां भी सरकार किसको पैसा देगा किसको नहीं देगा वो लेखांकन के जरिए ही पता चलेगा, कौन सब्सिडी के लायक है, कौन सब्सिडी के लायक नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, मूल्य नियंत्रण एवं अन्य व्यावसायिक कानूनों में संशोधन।
और बहुत से तरह के कानून में संशोधन करने के लिए भी लेखांकन ही आधार बनता है। जैसे एक बार बना हुआ था, आपको पता है, नोटबंदी। तो नोटबंदी होने से पहले भी बहुत सोचा गया होगा कि व्यापार पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और लेखांकन के जरिए ही समझा गया होगा कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमारा कोई भी व्यापार से संबंधित या किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनता है तो सभी चीजों पे जब एनालाइज किया जाता है और ऐसे कानून बनता है जिसका प्रभाव व्यवसाय पे पड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में हर व्यवसाय का रिकॉर्ड्स वगैरह, हर व्यवसाय की स्थिति चेक करने के बाद, अपने देश की स्थिति चेक करने के बाद ही हमारा काम होता है। मूल्य नियंत्रण का कानून जब भी बनता है, जैसे कभी कभी कोई होता है मनमाना ढंग से जो है पैसा बढ़ाने लगता है किसी चीज का, तो उस चीज पे नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए भी हमारा क्या होता है, उसके लिए भी अपना कानून है। जैसे आपको पता है कि हम लोग का एक ट्राई करके एक जो है एक वो है शीर्ष संस्था है जो मोबाइल नेटवर्क को जो है नियंत्रित करता है। कोई भी कंपनी अपने मन से जो है जितना मन उतना रिचार्ज का दाम नहीं बढ़ा सकता, जितना मन उतना जो है नहीं कर सकता। इसके लिए ट्राई बना हुआ है। ट्राई बोलता है, उसका एक लिमिटेशन है, उसी हिसाब से वो अपना जो है अपना दाम निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है कि उद्योग धंधे वाले चाहें जितना मन उतना जैसे मन वैसे काम कर ले। नहीं, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, सरकार की दबाव है बहुत से चीजों में। इसी तरह जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, डेटाज वगैरह जो चल रहे हैं, जो टेलीकॉम चीजें हैं, उन पे हमारा ट्राई जो है अपना नियंत्रण रखा हुआ है। अंधाधुन अपने मन से जैसा मन वैसे काम नहीं करते हैं। ठीक बात क्लियर है? तो जब भी किसी का भी रिचार्ज बढ़ता है या कुछ भी होता है, वो केवल कंपनी का दोष नहीं है, उसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है, सरकार का भी जो है दोष है कि वो संस्थाएं उसको बढ़ाने के लिए कैसे मंजूरी दे दी है ना बात। जब तक ये मंजूरी नहीं देगा कोई कंपनी अपना जो है मूल्य बढ़ा नहीं सकता, है ना बात क्लियर है? और मूल्य कैसे बढ़ता है, मूल्य बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीजों को सोचता है, समझता है और देखता है स्थिति, उसके बाद ये बोलता है कि मूल्य बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, कितना रखना है। तो जितना भी टेलीकॉम कंपनी जितना भी जो है गेम करती है, वो इसके मंजूरी से ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक बात क्लियर है, समझ में आया? तो यही बात है कि किसी भी प्रकार के कानून में संशोधन की बात है, मूल्य नियंत्रण की बात हो, ये सारी चीजें भी लेखांकन के जरिए ही हो पाता है। ये शासकीय बारी हो गया। नेक्स्ट बात अगर हम लोग कहें तो समाज में लेखांकन की क्या भूमिका है? भूमिका लेखांकन की समाज में भी है। समाज में हम लोग आते हैं ग्राहक, ठीक है, और समाज में एक तरह से कर्मचारी भी कह सकते हैं आते हैं। तो ग्राहक के लिए लेखांकन कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि ग्राहक को चाहिए दो चीजें, ठीक है, क्या उन्हें चाहिए? क्या है? अच्छी वस्तु, और उसके साथ साथ क्या है? और उसके साथ साथ चाहिए उसे कम कीमत। ठीक है, उसे अच्छी वस्तुएं चाहिए और कम कीमत में चाहिए। तो इन चीजों के बारे में लेखांकन के जरिए ही पता चल जाता है कि भाई कोई कंपनी जो है किस प्रकार की अपनी वस्तुएं बना रहा है। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी, तो उसके पीछे लिखा रहता है प्रोडक्ट कैसे बना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसमें डाला गया, कौन कौन सी चीजें हैं। लेखांकन ही सारी चीज को रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर लेता है। ठीक बात। और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी नियंत्रण रखता है, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं उसके बारे में जानकारी होता है, और उसके बाद जाके आप उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे, ये आपका मर्जी बनता है। तो ग्राहक जो है, ग्राहक को लेखांकन के जरिए ही अच्छी वस्तुएं और कम कीमत में मिल पाता है। क्योंकि अगर लेखांकन अच्छे से है तभी जाके किस्म नियंत्रण के साथ साथ किस्म तो अच्छा बनाया जाएगा, साथ ही साथ मूल्य नियंत्रण भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वस्तु बन रहा है, अच्छा बनाने के चक्कर में जितना मन उतना उसका दाम रख दिया, जितना मन उतना पैसा उसमें झोंक दिया, नहीं। क्योंकि अगर ज्यादा पैसा झोंकेंगे तो खरीदेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें लेखांकन के मद्देनजर ही हो पाता है, लेखांकन की हेल्प से हो पाता है। लेखांकन ना रहे तो सारी चीजें बर्बाद है। समझे बात? वो है, लिखा जा रहा है, सब चीज का हिसाब किताब हो रहा है, तभी जाके सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मिल रहा है, अच्छी वस्तुएं मिल रहा है और कम कीमत में वस्तु मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारा लेखांकन की भूमिका हो गई। अब बात अगर हम लोग करेंगे कि भाई लेखांकन की अपनी सीमाएं क्या है, लेखांकन जो है वो कहां पर जाके कमजोर पड़ जाता है। सब चीज की अपनी सीमाएं होती हैं, हर चीज की बाउंड्रीज होती हैं। जैसे यहां पर हम आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा में, हमारे वीडियो की अपनी सीमा है। इसके अपने जो है इसके जो है कुछ ऑडियंस हैं, कुछ हमारे जो है विद्यार्थी हैं, वहीं तक ये वीडियो चल पाएगा। कौन? जहां तक हिंदी भाषा समझ में आए, हिंदी भाषा क्षेत्र, यानी जो हमारा नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है वहीं तक, है ना बात? जहां तक नॉर्थ इंडिया वहीं तक। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे धीरे धीरे जाते जाते हिंदी कमजोर पड़ते जाता है ना बात? तो वहां पर हमारे वीडियोस नहीं जाएंगे, वहां पे उसके व्यूअर्स नहीं मिलने हैं, है ना बात? ये वीडियो कहां पर जा पाएगा? जहां पर हमारे हिंदी समझने वाले लोग हों। ठीक है, ये हमारी सीमा है हमारे वीडियोस की। उसी तरह हमारा लेखांकन की भी अपनी सीमा है कि उसकी भी अपनी बाउंड्रीज है, वो कहां तक अपना अच्छा है और कहां पर जाके वो खराब हो जाता है। जैसे सबसे पहला क्या है? गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा। आपको पता है कि लेखांकन केवल मात्रात्मक तत्वों को लिख पाता है। मात्रात्मक बोल लें या फिर क्या बोल लें, या फिर बोल लें संख्यात्मक। हम लोग लेखांकन में केवल संख्या में चीजों को लिखते हैं। मुद्रा जो है ना वो संख्या में ही व्यक्त होता है, कितने रुपए का है ना बात? मुद्रा में व्यक्त करने वाले चीजों को लिखे था। मुद्रा में किस चीज को व्यक्त किया जाता है? संख्या नहीं, सारी चीजों को व्यक्त किया जाता है, गुण को नहीं व्यक्त किया जा सकता। यानी कोई प्रोडक्ट कितने रुपए का ये लिख सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा है वो हम कभी नहीं बता सकते हैं। किस्म कैसे हम लिख सकते हैं? किस्म को हम मुद्रा में नाप सकते हैं?
नहीं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप इसको मुद्रा में बता सकते हैं कि ये जो है 100 रुपए के बराबर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो है 50 रुपए के बराबर, ये जो है 1000 के बराबर पढ़ा रहे हैं। ऐसे कभी आप मुद्रा में हमारे पढ़ाने को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी का यहाँ पर लेखांकन में कोई स्थान नहीं, क्योंकि मुद्रा में वो व्यक्त नहीं हो सकता है। तो पहला उपेक्षा यही, पहला इसका जो है हानि यही है, पहला सीमा यही है कि भाई ये नहीं लिखा जा सकता इसमें गुणात्मक तत्वों को। दूसरा क्या है, ऐतिहासिक लागत पर आधारित। दूसरा है कि लेखांकन में जो भी चीजें लिखा रहता है, एक प्रथा भी है, लागत की प्रथा, ठीक है, लागत अवधारणा बोल लीजिए, एक अवधारणा है लागत अवधारणा। उसमें क्या होता है कि उसमें बोला जाता है कि जिस चीज को जिस पे जितने कीमत पे खरीदो उतने ही पर उसका लेखा किया जाता है। संपत्तियों को जिस कीमत में खरीदो उतने ही पे उसका लेखा होता है, ठीक बात। तो यानी यहाँ पर जो भी चीजें लिखी जाती है वो ऐतिहासिक लागत पे लिखी जाती है। पता नहीं कब खरीदा गया, उस समय उसकी क्या कीमत है, वर्तमान में उसकी कीमत बढ़ गई तो मान लीजिए अगर बढ़ गई तो आप उस बढ़े हुए कीमत पे नहीं लिख रहे हैं, आप उसका इंपैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि लेखांकन हमारा ऐतिहासिक लागत पे चलता है। तो ये भी हमारा एक हानि है। अगर चीजें अच्छी हो जाती है तो हम अच्छा नहीं लिख सकते, और अगर चीजें बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, तब भी हम उसको नहीं लिखते, क्योंकि वो पुराना जिस समय पे जितने पे खरीदा गया उसी हिसाब से वो चलता है, ठीक है। तो ये भी अपनी एक सीमा है। फिर उसके बाद क्या है, मूल्य रहित संपत्तियों का उल्लेख। लेखांकन में ऐसी भी संपत्तियों को लिखा जाता है जिसका मूल्य नहीं होता है, जैसे हमारी कृत्रिम संपत्तियों का भी इसमें उल्लेख होता है। अब कृत्रिम संपत्तियां क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसके ऊपर हम लोग का पहले से ही कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने लेखांकन के आधारभूत शब्दों के बारे में बहुत विस्तृत, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स आपको और बेहतर क्लियर होंगे, है ना बात। तो कृत्रिम संपत्तियों का उल्लेख हो जाता है, और कृत्रिम संपत्तियों में आपका क्या होता है, कृत्रिम संपत्तियों में हानि और व्यय लिखे रहते हैं। तो सोचिए, हानि और व्यय ये ऐसी संपत्तियां हैं जो एक्चुअल में संपत्ति तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। भाई ये कहां से संपत्ति है, फिर भी इनको लिखा जाता है, मूल्य नहीं है फिर भी लिखा जा रहा है। तो ये इसका अगला सीमा है, अगला नुकसान है। फिर उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित। लेखांकन जो है वो करता है लेखापाल, और लेखापाल अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। बहुत सी चीजों को करने के कई मेथड्स हैं, जैसे हरास लगाने के 2 मेथड, स्थायी प्रभाग पद्धति, मुख्य रूप से 2 मेथड है, स्थायी प्रभाग पद्धति, क्रमागत हरास पद्धति। अभी आप पढ़ेंगे क्लास 11 में। अब कौन सी पद्धति को यूज किया जाए वो लेखापाल की खुद का निर्णय होता है ना बात। तो अपने निर्णय का वहां पे प्रभाव डालता है, तो ये भी इसकी अपनी सीमा है। मतलब एक फिक्स नहीं है कि भाई इसी हिसाब से सब चीज चलता रहो, है ना बात। लेखापाल अपने अपने हिसाब से चीजों को प्रयोग करते चलता है। फिर इसके बाद क्या है, अवास्तविक सूचनाओं पर आधारित। साथ ही साथ लेखांकन में कुछ ऐसी चीजों को भी बात हो जाता है जो अवास्तविक होते हैं, जो रियल में ऐसा नहीं है। जैसे हरास जब निकाला जाता है तो उसमें संपत्ति का अनुमानित जीवन काल लगता है। अब अनुमानित जीवन काल किसी संपत्ति का लग रहा है, तो जो जीवन काल अनुमान किया गया क्या उतना ही लाइफ होगा, ये जरूरी है। जैसे किसी संपत्ति को आपने बोला 10 साल चलेगा, जरूरी है कि वो 10 साल चलेगा, 15 भी चल सकता है, हो सकता है 8 भी चल जाए। आपने फ्यूचर का जो है आपने फोरकास्टिंग के अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है वो 100% है, जरूरी तो नहीं कि होगा ही होगा, ठीक है। तो अवास्तविक मान्यताएं भी यहां पर यूज होता है, ये भी इसकी अपनी एक सीमा। फिर उसके बाद क्या है, भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। साथ ही लेखांकन के जरिए हम लोग भविष्य का अनुमान लगाते हैं निर्वचन करते समय कि हमें भविष्य में कैसे कैसे क्या लेकर चलना है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि हम पुरानी चीजों के आधार पर नए चीजों का कैसे अनुमान लगा सकते हैं, है ना बात। लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर चलता है, पुराने आधार पर चलता है। अब पुरानी चीजों से हम भविष्य का कैसे कल्पना कर सकते हैं, क्या अभी जो चीजें हमारी जो पहले थी 10 साल पहले और आज की देखा जाए बदला है कि नहीं, है कि नहीं भाई। आज से जो है 15-20 साल पहले 1 रुपए 2 रुपए की कीमत कुछ अलग थी, और आज 1-2 रुपए की कीमत कुछ अलग है। तो उस समय की कीमत के आधार पे हम इस समय का कैसे अनुमान लगा सकते हैं। ऐतिहासिक लागत पे हम लोग भविष्य का कैसे जो है आधार रख सकते हैं, कैसे उसके सोच समझ सकते हैं, है ना। तो ये भी इसकी अपनी एक सीमा है। और नेक्स्ट क्या है, छद्म एवं सजावटी आंकड़ों का खतरा। साथ ही साथ लेखांकन का एक ये भी प्रॉब्लम है, ये भी इसकी अपनी सीमा है कि इसमें कभी कभी सजावटी आंकड़े होते हैं। सजावटी आंकड़े का मतलब क्या होता है कि आपका कुछ चीजें होती हैं जो पूंजीगत होती हैं, ठीक है, उनको बदल करके आयगत कर दिया जाता है, और कुछ चीजें होती हैं जो आयगत होती हैं उनको बदल करके पूंजीगत कर दिया जाता है। अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जबरदस्ती बदल के रखा जाता है, जबरदस्ती अच्छा दिखाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, ताकि व्यापार की वित्तीय स्थिति अच्छी दिखेगी तभी आपको लोन अच्छा मिलेगा। तो लोन पाने के लिए इसमें यह भी खतरा है कि आप बनावटी आंकड़े प्रयोग कर सकें, सजावटी आंकड़े प्रयोग कर दें जो एक्चुअल नहीं है ना बात। आयगत चीजों को पूंजीगत बना दो, यानी अगर कोई व्यय है उसको संपत्ति बना दो, अच्छा दिखने लगेगा, संपत्ति पक्ष ज्यादा हो जाएगा, और आपके कोई दायित्व है उसको आप आय बना दो। ये भी इसमें खतरा है, ये भी इसमें एक दोष है, ठीक है। तो ये भी आपकी इसकी एक सीमा है। तो लेखांकन की सारी अपनी सीमाएं हो गई। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा लेखांकन का महत्व क्या है। अब देखिए महत्व में भी फिर से वो सारी की सारी बातें आ जाएंगी जो आपका लेखांकन जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है।
उनके लिए क्या क्या महत्व है। जैसे लेखांकन के जो महत्व की बात करें तो उसमें उनके प्रयोगकर्ता के अनुसार इनके महत्व हैं। जैसे लेखांकन के प्रयोगकर्ता एक है आंतरिक प्रयोगकर्ता, अंदर के लोग जो लेखांकन के प्रयोग कर रहे हैं, और एक है बाह्य प्रयोगकर्ता यानी बाहर के जो लोग लेखांकन प्रयोग कर रहे हैं। व्यवसाय के अंदर के जो लोग लेखांकन में प्रयोग करते हैं उसको आंतरिक प्रयोगकर्ता में कहते हैं, व्यवसाय के बाहर के लोग जो लेखांकन में प्रयोग करते हैं उन्हें बाह्य प्रयोगकर्ता में आएगा। और ये उनके टाइप्स हैं और इन्हीं के हिसाब से इनका महत्व भी बना है। जैसे सबसे पहला बोले आंतरिक प्रयोगकर्ता में, इंटरनल यूजर में वो आता है स्वामी, मालिक। मालिक के लिए लेखांकन का क्या महत्व है भाई? ये अपनी लाभ हानि की स्थिति को देखता है और अपनी वित्तीय स्थिति को देखता है व्यापार के लिए, इसलिए उसका लेखांकन का महत्व बनता है। ठीक है, तो मालिक इसका प्रयोग करता है। दूसरा है प्रबंधक किस लिए करता है? प्रबंधक इसके जरिए, लेखांकन के जरिए वित्तीय आंकड़ों को कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से अपना भविष्य का जो है बिजनेस को कैसे लेकर के चलना है या वर्तमान में बिजनेस पे कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए लेखांकन का प्रयोग करता है। और फिर होता है कर्मचारी। कर्मचारी भी आपका बिजनेस के अंदर का है, इसलिए आंतरिक प्रयोग करता है। अब ये लेखांकन का कैसे प्रयोग करता है? क्योंकि इसके जरिए ये अपना तरह तरह के मांग करता है, यानी अपना वेतन बढ़ाने की मांग करता है, अपने भत्ते की मांग करता है, अपने बोनस की मांग करता है। लेखांकन के जरिए व्यवसाय अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों का मांग करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए आंतरिक प्रयोग करता है, इस प्रकार से वो अपने लेखांकन का प्रयोग करता है। फिर आपूर्ति करता है यानी लेनदार, ये कौन है? ये बाहरी प्रयोग करता है, बाहर के व्यक्ति हैं। लेनदार कौन है? बाहर। उसने आपको माल बेचा है ना, आपने उससे माल खरीदा तो बाहर का हो गया। तो वो क्या होगा? वो आपका जो है वो क्या, किस लिए लेखांकन प्रयोग करता है? वो इसलिए लेखांकन का प्रयोग करता है ताकि वो आपसे समय समय पर पैसा मांगे, भैया हमारा पैसा दोगे, बढ़िया बिजनेस चला रहा हो, पैसा नहीं दे रहे हो, ये बात है। ठीक है, तो उसके लिए और कितने किस प्रकार से आपको माल बेचना उस हिसाब से भी उसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद विनियोजक, इन्वेस्टर, जो आपके व्यवसाय में पैसा लगाता है, लाभ की आशा से जो आपके व्यापार में पैसा लगाता है, जो आपको फंड देता है, वो विनियोजक। वो कैसे? तो वो कैसे इसका प्रयोग करता है? उसके जरिए ही ये समझता है कि आपके व्यापार में पैसा लगाना है कि नहीं। आपके लेखांकन को देखेगा, आपकी वित्तीय स्थिति देखेगा, आपके लाभ आने की स्थिति देखेगा और फिर वो पैसा लगाने का मन बनाएगा कि लगाना है कि नहीं लगाना है। जहां पर उसे लगेगा अच्छा व्यवसाय चल रहा है वहीं पे पैसा लगाएगा, जहां व्यवसाय उसको डामाडोल दिखेगा, खराब दिखेगा, वो पैसा लगाना छोड़ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद कर विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट भी लेखांकन का प्रयोग करता है। कैसे? क्योंकि उसी के हिसाब से जैसा लाभ होता है उसी के हिसाब से वो टैक्सेस लगाता है ना बात। तो आपके जो है लाभ की स्थिति के अनुसार कर लगाता है, उसके लिए जो है लेखांकन प्रयोग होता है। फिर उपभोक्ता यानी ग्राहक बोल लीजिए, ग्राहक भी लेखांकन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसी के जरिए इन्हें पता चलता है कि माल जो है वो कितने रुपए का बन रहा है, उसमें कितनी लागत लगा है और इसके लिए इतना पैसा देने लायक है कि नहीं। ठीक है, तो वो जो है उसके हिसाब से देख लेता है, तो वो बात हो जाता है। फिर स्थानीय समुदाय, लोकल लोग, तो लोकल लोग अपने जो है लेखांकन को, स्थानीय समुदाय भी अपना लेखांकन का प्रयोग करते हैं। उसके जरिए ये लोग चेक करते हैं कि हमारा जो लेखांकन है, ठीक है, हमारे जो व्यापार हैं वो व्यापार हमारे जो है लोकेलिटी में किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जहां इंडस्ट्री होता है वहां पे पॉल्यूशन होता है, वहां पे सारी चीजें होती है। ठीक है, साथ ही साथ जहां इंडस्ट्री होता है वहीं पर रोजगार होता है ना बात। तो जितना बढ़िया इंडस्ट्री होता है, जितना आगे बढ़ता है, उसका जितना बढ़िया व्यवसाय दिखता है, उतना ही ज्यादा लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ पर रोजगार के चांसेस है, यहाँ पे हमें रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, और पॉल्यूशन के जरिए इन्हें पता चलता है कि यार बहुत पॉल्यूशन होता है, तो इस प्रकार से वो वहां पर नियंत्रण करने की बात करते हैं। तो लोकल कम्युनिटी का भी यहाँ पर प्रयोग होता है। फिर उसके बाद जो है आपका जो है सरकार क्या करता है? सरकार का आपको पता है लेखांकन का प्रयोग आर्थिक सहायता देने के लिए करता है, टैक्स लगाने के लिए करता है, इनके लिए सरकार भी लेखांकन का प्रयोग करता है। फिर वित्तीय विश्लेषक जो होते हैं वो लेखांकन में प्रयोग करते हैं। वित्तीय विश्लेषक वो होते हैं जो आपके फंड्स पे ध्यान रखते हैं, यानी जो आपके पूंजी के बारे में समझेंगे, आपके व्यापार में कितनी पूंजी, कैसी पूंजी लग रही है, उसमें क्या रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, फिर जो आपके व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी लगता है कि आपका व्यापार जो है कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितना अच्छा खराब कर रहा है। ठीक है, कितना खराब कर रहा है, वो सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। और इन्हीं के द्वारा ये जो है अपना एजेंसीज होते हैं या कोई व्यक्ति होता है जो विनियोजक को आकर्षित करते हैं, वही बताते हैं कि भैया इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, वो एनालाइज करके बता देते हैं बिजनेस को। ठीक है, तो वित्तीय विश्लेषक की यही भूमिका होती है, जो बताते हैं कि किस व्यापार में कितना पैसा लगाना चाहिए, किस व्यापार में नहीं लगाना चाहिए, वो व्यापार के पूरी तरह से विश्लेषण करता होता है। फिर स्कंद विनिमय में भी आपका जो है लेखांकन का प्रयोग होता है। स्कंद विनिमय जैसे आप जानते हैं, आप शेयर मार्केट जब यूज करते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना कि कभी कभी उसमें दिखाता है कि किस शेयर का दाम ऊपर बढ़ रहा है, किस शेयर का दाम नीचे गिर रहा है, ये सारी चीजें। तो मुख्यतः हम लोग का जो है ज्यादातर पॉपुलर एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ही लोग जानते हैं, एनएससी और बीएससी। ठीक है, तो इसके में ही आपका जो है मूल्य दिया रहता है, हर शेयर्स के, हर कंपनी के, हर व्यवसाय के शेयर का मूल्य दिया रहता है कि कितना मूल्य है। ठीक है, तो वहां भी लेखांकन के जरिए ही मूल्य निर्धारण होता है ना बात। तो वहां पर भी जो है इसका यूज होता है। फिर व्यापार संघ,
व्यापार संघ भी जो है अपने व्यापार संघ में किसको शामिल करना है किसको नहीं शामिल करना वो भी लेखांकन के जरिए होता है। व्यापार संघ क्या होता है कि कई बिजनेसमैन मिलकर के आपस में एक जो है ग्रुप बना लेते हैं, उसी को व्यापार संघ के तौर पे रख सकते हैं। वो किसको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे किसको नहीं करेंगे वो व्यापार संघ लेखांकन के जरिए करते हैं। और फिर श्रम संघ, श्रम संघ क्या होता है, लेबर्स जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे लोग मिलकर के अपने जो है एक संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको हम लोग लेबर संघ कहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो भी अपना किस चीज की मांग करते हैं, कितना पैसा, कितना सैलरी देना है, कितना सैलरी नहीं देना है, कब कर्मचारियों के लिए कौन सी मांग उठाना है, ठीक है, उसके लिए ये जो है अपना एक संघ बना कर रखे हैं। बात समझे, किस कर्मचारी के लिए कौन से मांग करना है। अब देखिए ऐसा नहीं कि किसी भी व्यापार से आप कुछ भी मांग करो व्यवसाय पूरा कर लेगा, भाई सब चीज के पीछे कुछ आधार होता है, बिजनेस अच्छा चलेगा तभी मांग पूरा होगा। तो श्रम संघ उचित मांग के लिए जो है प्रेशर डालते हैं व्यापार के ऊपर, ठीक है। अगर सही मांग है तो श्रम संघ जो है उस चीज के लिए प्रेशर डालता है और व्यापार से जो है पैसा का जो है मांग करवा करके अपने कर्मचारियों को दिलवाता है, अपने संघ के कर्मचारियों को कि इनको ये चीज मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी ये जो है प्रयोग होता है। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो हम लोग जो है यहां तक जान लिए। इसके बाद जो है आपका जो है आगे क्या बोल रहा है, यही सारी बातें यहां पर देखिए दिया हुआ है एक एक करके पॉइंट वाइज, और हमने सारी चीजों को समझा दिया है ना। बात यही 13 पॉइंट थे, 13 पॉइंट हमने समझा दिया। तो आज के क्लास में हम लोग यहां तक देख लिए, सारी बातें समझ में आ गया। आज हम लोगों ने जो है लेखांकन एक परिचय ये चैप्टर किया कंप्लीट। लेखांकन एक परिचय ये हो गया पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और क्योंकि ये थ्योरी का चैप्टर है इसलिए इसमें होमवर्क क्या होगा, होमवर्क होगा कि आप वीडियो को जो है पूरी तरह से देख करके रिवाइज कर लिया है तो आपको जो है रिवीजन करते चलना है ये चैप्टर का, और साथ ही साथ जो है याद कर लीजिएगा टॉपिक, ठीक है। बात समझे, रिवीजन कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्लियर बात, तो ये आपका होमवर्क के तौर पर बोल सकते हैं। तो आज की क्लास थी हमारी यहीं तक वन शॉट होती है समाप्त। नेक्स्ट वन शॉट में हम लोग अगले चैप्टर पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।